Hello guys, hello everyone. Good afternoon. Welcome in the session. I'm going to be live very soon. So my voice is clear. Kindly confirm so that we can start. Voice clear है मेरा? Am I audible and live? Quickly tell me. Then we'll start. तो ये सीरीज शुरू हो रहा है गाइज आज से सीमेट के लिए. दैट इज इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप. काफी दिन से लोग बोल रहे थे कि सर शुरू करो ये वाला सीरीज. तो फाइनली दिस सीरीज इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स. इसमें हम कई सारे सेशन करने वाले हैं. तो सारे सेशन करो बैक टू बैक, मजा आएगा. हेलो सुरभि, ऋषिकेश, सुष्मिता, ऋषिका, तनीषा, गुड आफ्टरनून. वेलकम इन द सेशन. वॉइस क्लियर है मेरा? इज वॉइस क्लियर? चलो फिर शुरू करते हैं. गुड है. तो गाइज ये थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है. इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप लास्ट ईयर से ही इंक्लूड हुआ है. पार्ट वन कर रहे हैं इसके हम. आई हैव प्लान एटलीस्ट 4 सेशन इन फेब्रुअरी. हो सकता है मैं और भी प्लान करूंगा. तो फेब्रुअरी में 4 सेशन है. उसके बाद फिर और इसके सेशन प्लान करेंगे इन मार्च. क्योंकि पेपर की डेट अभी आई नहीं है तो हमारे पास टाइम है. और तुम्हें पता है मैं पढ़ाता कैसे हूँ. मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा हर चीज़. तो ना सिर्फ क्वेश्चन, मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं करने वाला हूँ. तो क्वेश्चन आंसर से आप सीखोगे नहीं, क्योंकि क्वेश्चन आंसर की कोई लिमिट नहीं है. कितने क्वेश्चन करेंगे, कितने आंसर करेंगे. तो मेरा तो पढ़ाने का तरीका है कि मैं तुम्हें कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, टर्म सिखाऊंगा, ताकि आपको आसानी हो समझने में. एक्सपेक्टेड डेट यार, एक्सपेक्टेड डेट अभी तो यही लग रहा है कि 26 मार्च के आसपास होना चाहिए. इधर 26 ऑफ मार्च और 2nd ऑफ अप्रैल, ये 2 डेट लग रही है जिसमें हो सकता है. नोबडी नोज, सो वी कैन जस्ट वेट. नो प्रिडिक्शन. ओके. हेलो निकेत. तो लेट्स स्टार्ट गाइस. तो ये जो हम पढ़ेंगे वो सिर्फ क्वेश्चन आंसर से नहीं पढ़ेंगे. कंसेप्ट सीखेंगे, टर्म सीखेंगे, थ्योरी सीखेंगे, ताकि अगर आपने थ्योरी सीख ली है तो आई थिंक आपको क्वेश्चन आंसर करने में आसानी होगी. अगर आप क्वेश्चन आंसर सीखोगे तो बहुत लिमिटेड स्कोप होगा सीखने का. हाँ जी, हाँ जी. गुड आफ्टरनून, वेलकम. चलिए लेट्स स्टार्ट. ये टेलीग्राम चैनल है. जो लोग नहीं है दे कैन ज्वाइन इट. अनअकैडमी कैट बाय लोकेश अग्रवाल. यू कैन ज्वाइन इट क्विकली, ताकि आपको इसके पीडीएफ वगैरह मिल सके. तो इनोवेटर गाइज जैसे पिक्चर में दिख रहा है आपको, इसके दिमाग में आइडियाज चलते रहते हैं नए नए. और ये चीज़ें सोचता रहता है. क्रिएटिविटी से कुछ कुछ इनोवेट करने की कोशिश करता रहता है, नई नई चीज़ें. डिटेल्स देख लेते हैं. इंपॉर्टेंट डेट सीमेट के लिए जो भी हैं. रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है 13 फेब से. एंड लास्ट डेट जो है वो 6 मार्च तक है. तो जैसे मैं हर बार बोलता हूँ कि डू नॉट वेट फॉर द 6 मार्च. फेब्रुअरी में भर देना फॉर्म. तो लास्ट डेट का वेट मत करो, ठीक है. फिर लास्ट मोमेंट पे गड़बड़ होती है. डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा है, पेमेंट नहीं जा रहा, वेबसाइट हैंग हो रही है. इससे बेटर है कि आप फेब्रुअरी में ही अपना फॉर्म भर के रखो. 6 मार्च तक आप अपने फीस का ट्रांजेक्शन कर सकते हो. करेक्शन जो है वो 7 मार्च और 9 मार्च तक विंडो ओपन होगी. लेकिन जो करेक्शन होते हैं वो बहुत कम होते हैं गाइस. मतलब 1-2 चीज़ों पे करेक्ट करेंगे. अगर आपने ईमेल गलत डाल दिया या कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर आपने गलत डाल दी है वही ठीक होंगी. तो कोशिश करना कि देयर विल बी नो मिस्टेक. बिना मिस्टेक के टाइम लेके आराम से फिल करो फॉर्म, ताकि बाद में दिक्कत ना हो. एडमिट कार्ड डेट आई नहीं है और अभी एग्जाम की डेट आई नहीं है. दैट हैज टू बी नोटिफाइड आफ्टर सम टाइम. इट विल बी नोटिफाइड. पैटर्न आप लोगों को पता ही है. 20 क्वेश्चन ईच, 100 क्वेश्चन, 400 मार्क्स. मैक्सिमम मार्क्स है सब में 80-80. तो इसका जो वेटेज है वो आपका 80 मार्क्स का है. और इजी होता है गाइज ये सेक्शन. तो अब सब लोग शार्क टैंक देखते हैं तो आई थिंक सबको थोड़े थोड़े बिजनेस आइडियाज आते हैं. तो ये जो टॉपिक है वो बेसिकली बिजनेस अवेयरनेस को लेके ही है. उससे रिलेटेड जो टर्म है और उसमें जो अवेयरनेस है वो सारी चीज़ें आपको सीखनी है बिजनेस अवेयरनेस को लेके. राइट. तो चलते हैं. मेरा देखो मैंने कैसे इसको प्लान किया है सेशन को. जो भी सीमेट 22 में जैसे क्वेश्चन आए थे, राइट, वो तो देखो आएंगे नहीं, रिपीट तो होंगे नहीं वो, लेकिन पैटर्न तो वही रहेगा. तो अगर मैंने क्वेश्चन पिक किया ना तो हम उसके और डिटेल में क्वेश्चन करेंगे. अगर पिछली बार कुछ और है देन हाँ जी, देन हम उस पर बेस्ड नए नए क्वेश्चन ट्राई करेंगे. जैसे एजेंडा जो है, हम पहले तो सारी सेक्शन सीखेंगे कि है क्या, इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, उसके अंदर जो टर्म्स हैं वो क्या क्या होती है, इंक्यूबेशन क्या होता है, इनोवेशन क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, इंट्राप्रेन्योरशिप क्या होती है, वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होते हैं. ये सारी टर्म हम सीखने जा रहे हैं.
तो टर्म सीख लो एक बार ताकि क्वेश्चन आंसर करने में आसानी हो। एंजल इन्वेस्टर क्या होते हैं, ये सारी टर्म। एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम जीके, इज इट ए पार्ट ऑफ जीके? अभी देखते हैं क्या ये जीके है या जीके से डिफरेंट है या जीके ही है। सिलेबस भी बताऊंगा और क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट पहले कंसेप्ट सीखेंगे, थ्योरी सीखेंगे, देन वी विल डू द क्वेश्चंस एज वेल। तो थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चंस भी करेंगे। ये सेक्शन स्कोरिंग, ये 20 आउट ऑफ 20 वाला सेक्शन है भाई, ये 20 आउट ऑफ 20 वाला सेक्शन है। दिस इज द इजीएस्ट सेक्शन अमंग ऑल। अगर आपको बेसिक टर्म्स आती हैं, जितना पढ़ा रहा हूं 20 में से 20 भी कर पाओगे, पता है आपको। तो जितना पढ़ा रहा हूं उतना ढंग से पढ़ लो। हाँ मतलब जीके बस मुश्किल है, जीके वाला सेक्शन थोड़ा मुश्किल है। बाकी बाकी आई थिंक जितने भी सेक्शन है ये सारे इजी होते हैं। ये सेक्शन मुश्किल आता है क्योंकि स्टैटिक जीके आता है पूरा का पूरा। 19 क्वेश्चन लास्ट ईयर स्टैटिक जीके थे, तो ये थोड़ा मुश्किल है। एक क्वेश्चन पिछली बार सिर्फ करंट था। बाकी ये सारे सेक्शन आप पूरे पूरे करके आ सकते हो, इतना टाइम है, टाइम बहुत है, 3 घंटे का पेपर है, टाइम इज प्लेंटी, लेवल इज इजी, नॉट डिफिकल्ट इवन, नॉट मॉडरेट इवन। तो एक्सेप्ट जीके एवरीथिंग इज इजी। तो ढंग से कर लो, कॉलेज सारे बढ़िया बढ़िया है, मिल जाएंगे आपको अगर आपने मेहनत कर ली तो। क्या ये जीके है गाइस? हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम जीके? माय आंसर इज यस एंड नो बोथ। क्या ये डिफरेंट है? नो, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज नॉलेज फैक्ट्स अबाउट ऑन अ स्पेसिफिक एरिया। तो जीके में भी आपकी नॉलेज चेक होती है, जनरल नॉलेज चेक होती है। यहाँ पे जनरल नॉलेज नहीं चेक हो रही, यहाँ पे आपकी बिजनेस जीके चेक हो रही है। तो एक स्पेसिफिक एरिया की नॉलेज चेक हो रही है। तो आप बोल सकते हो कि नहीं ये डिफरेंट नहीं है तो जीके, बट एक स्पेसिफिक एरिया की जीके है, बिजनेस की जनरल नॉलेज चेक हो रही है आपकी। तो जीके इज वेरी वाइड, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप उसका एक बहुत छोटा सा पार्ट है। तो जीके इटसेल्फ इज वेरी वाइड, आप बोल सकते हो उसका ये छोटा सा एक पार्ट है, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो उसी का पार्ट है, अलग नहीं है। और आप बोल सकते हो क्या ये डिफरेंट है? आप बोल सकते हो यस, एज द टाइप ऑफ द क्वेश्चन कैन चेंज, ऑल्सो कंसेप्ट कैन बी टेस्टेड। जीके में आपके कंसेप्ट नहीं चेक होते हैं। क्या जीके में कोई आपसे कंसेप्ट पूछता है? नहीं, जीके में आपसे सिर्फ क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, है ना। जीके में भी कंसेप्ट तो चेक नहीं करता ना, क्वेश्चन आंसर ही पूछता है कि यार बताओ ये अवार्ड किसको मिला, ये बुक किसने लिखी, वहां के चीफ मिनिस्टर कौन है। लेकिन यहाँ पे आपके कंसेप्ट भी चेक हो रहा है। इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में आपके कंसेप्ट भी चेक हो रहे हैं, इसी वजह से ये जीके से थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। तो वहां पे कंसेप्ट नहीं चेक होते, वहां पे सिर्फ क्वेश्चन आंसर, यहाँ पे कंसेप्ट भी चेक होंगे। दैट्स व्हाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम जीके। तो हमें पढ़ना पूरा है, जीके हो या ना हो इससे क्या फर्क पड़ रहा है। मतलब बेसिकली कहने का मतलब यह है कि इसमें आपको कंसेप्ट भी पढ़ने पड़ेंगे, रादर जस्ट मतलब मगिंग अप द क्वेश्चन एंड आंसर, उसका कोई फायदा है नहीं। क्वेश्चन आंसर मग करने का कोई फायदा है नहीं, कंसेप्ट सीखो, वो इंपॉर्टेंट। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। जैसे देखो ये वाले क्वेश्चन आते हैं इसमें ये सबको आते हैं। नाम दे देगा ब्रांड के और पूछेगा उनकी टैग लाइन बताओ। कैन यू मैच टैग लाइन? ये जो बिजनेसेस हैं इनकी टैग लाइन मैच कर सकते हो। ए के साथ कौन सा आएगा, बी के साथ कौन सा आएगा, सी के साथ कौन सा आएगा, डी के साथ कौन सा आएगा। रेमंड द कंप्लीट मैन सबको पता है, रेमंड द कंप्लीट मैन आई एम श्योर सबको पता है। मैकडोनल्ड आई एम लविंग इट, ये भी सबको पता है। डी के साथ थर्ड आ गया और रेमंड के साथ कंप्लीट मैन आ गया, ए के साथ आ गया सेकंड। वीकेंडर एंड अमूल, अमूल कौन सा होगा? वियर तो नहीं होगा ना, अमूल इज नॉट अ वियरिंग ब्रांड, तो अमूल के साथ आएगा अ गिफ्ट। अमूल बेसिकली चॉकलेट का टैगलाइन है, अमूल चॉकलेट अ गिफ्ट फॉर समवन यू लव। एंड वीकेंडर का आएगा वियर योर एटीट्यूड। तो ऑप्शन एलिमिनेट करने में भी आसानी होती है। अगर आपको 2 ऑप्शन भी आते हैं ना तो आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। ये सब चीजें सीखनी है, ये एक्चुअल क्वेश्चन है लास्ट ईयर का गाइस, तो इस साल तो नहीं आएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, टैगलाइंस वो भी आए थे और सीईओ भी आए थे कि कंपनी दे देगा, उनके सीईओ के नाम पूछ लेगा। तो मैं क्या करने वाला हूं, जैसे मैंने आपको समझाया अभी, जो जिस तरह के क्वेश्चन आए हैं, हम जब जैसे जैसे बढ़ेंगे, हमने 4 पार्ट रखे हैं इस सेशन के, तो 1 2 3 4, आज हम थोड़ा सा थ्योरी पे खेल रहे हैं, फिर हम धीरे धीरे वहां के क्वेश्चन उठा उठा के टाइप पैटर्न के, अब जैसे ये वाला कंपनी का आ गया, हम ऐसी 15 20 25 कंपनी के टैगलाइन पढ़ लेंगे ताकि हमें आसानी हो जाए समझने में, याद करने में। अगर उसमें से कोई आती है तो वी शुड बी एबल टू आंसर दैट।
हम 15-20 कंपनी के सीईओ जो इंपॉर्टेंट है वो कर लेंगे, है ना। तो ये सब चीजें जो लास्ट ईयर आई थी उस पे बेस पैटर्न के हम क्वेश्चन करते जाएंगे साथ साथ। ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखो। तो हमारा आंसर आ चुका है, बी का आंसर आ चुका है हमारा 4th, एंड सी हमारा आंसर आ चुका है अमूल इज 1। क्लियर है, ये एजेंडा क्लियर है। तो पैटर्न उठा के क्वेश्चंस भी करते जाएंगे साथ साथ। लेकिन आज की क्लास में थोड़ा सा थ्योरी पे पढ़ते हैं कि होता क्या है आखिर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। बढ़िया, कूल। सिलेबस अगर हम देखें गाइस, सीमेट का सिलेबस है पूरा का पूरा ये सारी टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो हम सीखने जा रहे हैं धीरे धीरे। आइडिया जनरेशन क्या होता है, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट क्या होता है, इस पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, पता है आपको, इस पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको टर्म्स आती हैं, वीसी फंडिंग क्या होती है, एंजल इन्वेस्टर क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, कंसेप्ट सीखो, रादर क्वेश्चन रटने के बजाय कंसेप्ट पे फोकस करेंगे थोड़ा सा। गवर्नमेंट स्कीम्स एंड फंडिंग सपोर्ट टू आइडियाज, इनोवेशंस एंड स्टार्टअप, करंट ट्रेंड, डेवलपमेंट, जनरल अवेयरनेस ऑन इनोवेशन एंड स्टार्टअप। सोशल इनोवेशन क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं, पेटेंट क्या होता है, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ इनोवेशन, स्टार्टअप, वेंचर डेवलपमेंट, प्री इंक्यूबेशन स्टेज, इंक्यूबेशन स्टेजेस, ये सारे कंसेप्ट धीरे धीरे हम पढ़ेंगे इन वेरियस पार्ट्स। तो आप इसके चाहे तो नोट्स भी बना सकते हो, या मैं पीडीएफ जो भी मैंने टेलीग्राम शेयर किया है, आई विल शेयर द पीडीएफ एज वेल, तो वहां पे आपके आप पीडीएफ भी देख सकते हो इसकी। तो पहली टर्म आती है गाइस, व्हाट इज इनोवेशन। क्या होता है इनोवेशन, क्या लग रहा है सुन के टर्म, इस पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आया लास्ट ईयर। व्हाट इज इनोवेशन। इनोवेशन इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड इनोवेयर, इनोवेयर से आई ये वर्ड इनोवेशन, विच मीन्स टू रिन्यू, रिन्यू करना, सबको कुछ कुछ डेवलप करना, समथिंग जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उसको इनोवेट, नए तरह से उसको करना। इनोवेशन मीन्स टू इंप्रूव और टू रिप्लेस समथिंग, फॉर एग्जाम्पल अ प्रोसेस, अ प्रोडक्ट और अ सर्विस। तो जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उस पर इंप्रूव करना और उसको रिप्लेस करना कुछ नई नई चीजों के साथ। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। Innovation is a process by which a domain, a product or a service is renewed and brought up to the date by applying new processes, introducing new techniques or establishing successful ideas to create new value. Create new value. Add होनी चाहिए, value add होनी चाहिए, तभी उसको innovation माना जाएगा। आपने कुछ नया बना दिया लेकिन अगर वो कोई value add नहीं कर रहा तो उसको हम innovation नहीं बोलेंगे। क्या उसको innovation बोलेंगे? हमने कुछ ऐसा बना दिया जो कुछ value add नहीं कर रहा, तो क्या उसको इनोवेशन बोला जाएगा। जैसे आपने पिछली बार अगर शार्क टैंक देखा था तो 2-3 ऐसे लोग आए थे जिन्होंने कुछ बनाया तो था बट उसकी जरूरत नहीं लग रही थी, है ना। एक अगर तुमने वो देखा होगा, नाभी को गोल करने वाला आया था और एक कप के ऊपर वो उसने वो लगाया था कप होल्डर, याद है। तो वो ना कुछ वैल्यू ऐड नहीं कर रहे थे। तो अगर आप कुछ वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हो, आइडिया इज नॉट इनोवेशन। जब तक उस आइडिया को कंप्लीट कॉमर्शियलाइज ना कर पाओ ना, तब तक आइडिया का कोई फायदा नहीं है। वो वैल्यू ऐड करना चाहिए, जैसे मैंने बोला। कॉमर्शियल जब तक स्पेस में नहीं आएगा तब तक उसका कोई फायदा नहीं है। उसका वैल्यू एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आइडिया तो बहुत जनरेट होते हैं लेकिन कितने अपने मुकाम तक पहुंचते हैं वो इनोवेशन कहलाता है। आइडिया तो हजारों है यार, है ना, लोगों के पास, लेकिन वो सक्सेसफुल भी तो होना चाहिए आइडिया जनरेशन। हाँ जी, बिल्कुल। द क्रिएशन ऑफ वैल्यू इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इनोवेशन। बस ये याद रखो, वैल्यू ऐड करना चाहिए, जैसे मैंने अभी आपको समझाया। द क्रिएशन ऑफ वैल्यू इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनोवेशन। तो अगर आपके जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उसमें इंप्रूवमेंट कर दिया जाए इस तरह से ताकि वो उसमें कुछ नया वैल्यू ऐड कर सके, तो हम बोलेंगे कि भैया इनोवेशन हो गया, बढ़िया। तो ये बताओ फिर इन्वेंशन क्या है। व्हाट इज इन्वेंशन देन। क्या इन्वेंशन और इनोवेशन एक ही चीज है। व्हाट इज इन्वेंशन देन। इन्वेंशन और इनोवेशन आर दे टुगेदर सेम टर्म। देखने में लगता है कि इन्वेंशन भी हो सकता है इनोवेशन। आर दे सेम टर्म और डिफरेंट टर्म। इन्वेंशन और इनोवेशन, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, क्या लग रहा है देख के। इन्वेंशन और इनोवेशन, बिल्कुल। इन्वेंशन जो पहली बार आया पिक्चर में, समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, बिल्कुल। न्यू प्रोडक्ट इन्वेंट करना इज इन्वेंशन। डिस्कॉर्डिंग न्यू थिंग, डिस्कॉर्डिंग या फाउंडिंग न्यू थिंग्स, डिफरेंट। डिफरेंट नहीं बोलते, इन्वेंशन जरूरी नहीं है डिफरेंट हो। इन्वेंशन जो फर्स्ट टाइम
एग्जिस्ट करा हो, पहले हो ही ना, इससे पहले अगर आपने उस इन्वेंशन में इंप्रूवमेंट कर दिया तो कहलाएगा इनोवेशन। और इन्वेंशन वो है जो फर्स्ट टाइम एग्जिस्ट कर रहा है, इससे पहले वो था ही नहीं। पहली बार जिसका जन्म हुआ है, तो जिसका पहली बार जन्म हुआ है वो इन्वेंशन, लेकिन उसी इन्वेंशन में इंप्रूवमेंट करके जो बनेगा वो होगा इनोवेशन। तो देखते हैं डेफिनेशन। ये देखो लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, इनोवेशन इज डिफाइंड एज, क्या मार्क करोगे आंसर, क्या मार्क करोगे? इनोवेशन इज डिफाइंड एज, सारे आंसर आ गए, बहुत बढ़िया, सारे आंसर आ चुके हैं। बी सी ए डी, चारों आंसर दिख रहे हैं मेरे को। सी ए बी डी, बहुत बढ़िया, गजब। और बताओ एक आध, सी ए बी डी, ए डी, बी, सी हटा दिया किसी ने। आंसर है गाइस, आंसर इज ए, आंसर इज ए। मैंने अभी आपको समझाया था, इनोवेशन तब तक इनोवेशन नहीं माना जाएगा जब तक कि उसका कॉमर्शियलाइजेशन ना हो जाए, जब तक उसमें पैसे ना आने लगे, उससे मार्केट में सक्सेसफुल ना हो जाए। आइडिया जनरेशन इट्स नॉट इनोवेशन। इनोवेशन इज समथिंग, इनोवेशन इज समथिंग जो हमें पैसा देना लग जाए, कॉमर्शलाइज होने लग जाए। न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन वो इनोवेशन नहीं कहलाते हैं। इनोवेशन होता है जिससे जो मार्केट में एस्टेब्लिश कर दे, अपनी पहचान कर दे, बिकना शुरू कर दे, बेसिकली उसको बोला जाएगा ना इनोवेशन। तो मतलब ऐसे बहुत प्रोडक्ट आते हैं और चले जाते हैं, हर कोई नया प्रोडक्ट और प्रोसेस थोड़ी ना इनोवेशन कहलाएगा। सोचो, क्या हर नया प्रोडक्ट और प्रोसेस इनोवेशन कहलाएगा क्या? नहीं। इनोवेशन इज समथिंग जो जो लोग माने कि हाँ भैया इसने कुछ हमारे में वैल्यू ऐड किया है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया था। वैल्यू ऐड करेगा तो उसका कॉमर्शियलाइज भी होगा, उससे पैसा भी आना शुरू होगा। तो जब तक वो कॉमर्शियलाइज ना हो जाए, पैसा ना जनरेट करने लगे, तब तक वो इनोवेशन नहीं है। समझ रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, इंप्लीमेंट नहीं, कॉमर्शियलाइजेशन मतलब बिकना शुरू हो जाए, बेसिकली लोग उसको खरीदना शुरू करना है। कुछ ऐसी सर्विस हो जो हमने इनोवेट की हो, कुछ ऐसा प्रोडक्ट हो जो हमने इनोवेट किया हो, कुछ ऐसा नया टेक्नोलॉजी हो जो हमने इनोवेट किया हो, जो पहले एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, तो वो बिकना शुरू हो जाए, पैसे आने शुरू हो जाए उस सर्विस, प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी से, उसको कहते हैं हम इनोवेशन। इनोवेशन इज डिफाइंड एज द कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट। इन्वेंशन, जैसे मैंने बोला था, इन्वेंशन नहीं है, इन्वेंशन अलग चीज होती है, इनोवेशन अलग चीज होती है। तो इन्वेंशन से इसको वो मत करो, लिंक मत करो। इन्वेंशन इज डिफरेंट, इनोवेशन इज डिफरेंट। अ न्यू प्रोडक्ट अगेन, और प्रोसेस, आइडिया जब तक सक्सेसफुल ना हो जाए तब तक वो इनोवेशन नहीं कहलाएगा। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू प्रोडक्शन मेथड, आपने इंप्लीमेंट तो कर दिया, लेकिन क्या वो सक्सेसफुल है, क्या वो वैल्यू ऐड कर रहा है? जब तक वो वैल्यू ऐड नहीं करेगा, जब तक उसका मार्केट एस्टेब्लिश नहीं हो जाएगा, वो इनोवेशन नहीं कहलाएगा। तो आप बहुत क्लियरली समझ लो इस चीज को। मेरा यार कोर्स प्लस में नहीं हो रहा है, लेकिन मैंने जो पीपीटीज वीडियो लिया है, इससे पहले आप देख सकते हो, मैंने क्वांट की बेसिक सारी ले ली है। क्वांट की मैं बेसिक पूरा अर्थमेटिक एक बार ले चुका हूँ, सारे वीडियो पड़े हैं इस पे चैनल पे, आप देख लेना। पूरा बेसिक मैंने रिवाइज करवा दिया है, टाइम इन वर्क, टीएसडी, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, सब कुछ देख लेना इसको। अब हम मिक्स प्रैक्टिस करेंगे इसके बाद ना, इसके बाद हम मिक्स प्रैक्टिस करेंगे एलआर की भी और क्वांट की भी। क्लियर है गाइस? पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्लियर है? इनोवेशन समझ में आ गया ढंग से? इनोवेशन ढंग से समझ में आ गया सब लोगों को? तो अब मैं वही बोल रहा हूं, टर्म समझ के सीख के करो, मजा आएगा आपको पढ़ने में। तो सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट जो टर्म्स हैं उनको समझ के पढ़ना है। बढ़िया। तो इन्वेंशन की अगर हम बात करें, इन्वेंशन रिफर्स टू द क्रिएशन ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट, प्रोसेस और टेक्नोलॉजी। इट इन्वॉल्व्स द डिस्कवरी ऑफ समथिंग न्यू, डिस्कवरी ऑफ समथिंग न्यू और द क्रिएशन ऑफ समथिंग दैट डिड नॉट प्रीवियसली एग्जिस्ट। ये होता है इन्वेंशन। जो पहले एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, उसकी डिस्कवरी कर दी हमने, जो किसी ने बोला भी था डिस्कवरी वर्ड।
It involves the discovery of something new or the creation of something that did not previously exist. Invention can be result of scientific research, experimentation, or individual creativity. An invention may or may not have practical application and may or may not be successful in the marketplace. Not every invention is innovation. तो जब तक वो मार्केट में सक्सेसफुल नहीं होगा तब तक वो इनोवेशन नहीं बनेगा. नॉट एवरी इन्वेंशन इज इनोवेशन. समझ रहे हो सकता है इन्वेंट तो हमने कर दिया बट किसी काम का ही ना हो यार, तो वो वहीं पे फ्लॉप हो जाता है. फिर उसमें ना इनोवेशन नहीं होता, फिर वो बंद हो जाता है. अभी आएंगे सब पढ़ेंगे डिसरप्टिव क्या होता है. ये दूसरे जगह से आके ना तुम एक बार पहले देख लो. इतने लोगों ने पढ़ा दिया ना, चीजें मिक्स कर दी हैं सारी. लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिसरप्टिव क्या है और सस्टेनिंग क्या है. पहले सीखते नहीं है, पहले सीखो सब आएंगे टर्म्स. वेट करो. नॉट एवरी इन्वेंशन इज इनोवेशन. इनोवेशन क्या है? इनोवेशन ऑन द अदर हैंड रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एन इन्वेंशन और एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग इट इनटू समथिंग न्यू और इंप्रूविंग इट इन सम वे. तो जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उसमें हम इंप्रूवमेंट कर दें और उसमें कुछ नया कर दें, डेवलप कर दें, तो उसको बोलते हैं इनोवेशन. Innovation involves making changes to the existing products, service or processes that create new value for customer or improve efficiency or effectiveness. तो बहुत क्लियर है डेफिनेशन, दोनों में डिफरेंशिएट आप कर पा रहे हो अब आराम से कि इन्वेंशन क्या होता है और इनोवेशन क्या होता है. इनोवेशन तब माना जाएगा जब आप इन्वेंशन में ही कुछ इंप्रूवमेंट करोगे बढ़िया से. इनोवेशन कैन इन्वॉल्व द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, the improvement of existing products or services or the implementation of new business model or purposes. Innovation जब उसमें आपने कुछ बढ़िया सा changes कर दिए और वो उसमें value add कर दी. तो in short, invention is the creation of something new, while innovation is the process of improving or developing something that already exists. Innovation often builds on previous invention, but it does not always involve the creation of something entirely new. तो innovation का मतलब ये नहीं हमने कुछ नया बनाया है. Innovation का मतलब ये होता है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उसमें आपने इंप्रूवमेंट कर दिया, उसको हम बोलेंगे इनोवेशन. ठीक है, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है हमने उसमें कुछ चेंजेस करके उसको बढ़िया बना दिया, उसको हम इनोवेशन बोलेंगे. इसके रूल क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इज टू ब्रेक रूल्स, नो रूल्स, ब्रेक द रूल्स. तो इनोवेशन आप कभी भी ना लिमिट में रह के नहीं करते हो. इनोवेशन के लिए ना कंपनी में उसको बोला जाता है कि आप जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस है उसको छोड़ के कुछ नया सोचो. थिंक समथिंग न्यू. डू नॉट जस्ट वर्क इन द बाउंडेशन ऑफ समथिंग, कि जो चला आ रहा है उसी के अंदर मत सोचो, कुछ अलग सोचो, हटके सोचो, रूल ब्रेक करके कुछ नया सोचो. ब्रेक द रूल. विद ट्रेडिशनल अप्रोचेस एंड कन्वेंशनल मेथड यू विल ऑफन नॉट गेट एनीवेयर इन द फील्ड ऑफ इनोवेशन. चैलेंज द स्टेटस क्यू कंसिस्टेंटली, मतलब जो है उसको चेंज करते रहो कंसिस्टेंटली. एंड एक्सप्लोर न्यू पाथ्स ऑफ द बीटन ट्रैक. तो जब आप नए चीजें सोचोगे तभी इनोवेशन होगा, अदरवाइज इनोवेशन नहीं होता है. हट के सोचना पड़ता है बेसिकली इनोवेशन के लिए. रूल ब्रेक करो, आइडिया जहां से मिले पिक कर लो. कलेक्ट आइडियाज एवरीवेयर. तो ये देखो आइडिया उगा रहा है और निकाल रहा है, आइडिया कलेक्ट कर रहा है बेसिकली. जहां उसको आइडिया मिल रहा है वहां से वो आइडिया कलेक्ट कर रहा है. इनोवेशन प्रोजेक्ट कॉन्स्टेंटली नीड न्यू आइडियाज टू ओवरकम ऑब्स्टेकल, टू चेंज कंसेप्ट एंड टू ऑप्टिमाइज स्ट्रेटजीज. तो आपको आइडिया निकालने पड़ते हैं, फिर उसको देखना पड़ता है कौन सा आइडिया बेटर है और फिर उसके बारे में उसको इंप्लीमेंट करके अगर उसको सक्सेसफुल हो गया आपका आइडिया, देन वहां से फिर इनोवेशन जनरेट होता है जो आपको पैसा देने लगेगा धीरे धीरे. आइडिया बहुत सारे हैं, उस पर काम करना पड़ता है, इंप्लीमेंट करना पड़ता है, नया प्रोडक्ट सोचना पड़ता है, वहां से इनोवेशन निकल के आएगा. और टीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसके लिए. Put together an innovation team of individuals with different perspective and thinking styles. Innovation needs the diversity of various competency and diverse ways of thinking. अब ऐसा नहीं कि हर कोई बंदा, तुमने कभी भी देखा होगा जो भी फाउंडर होते हैं ना उनकी एक्सपर्टीज अलग अलग होती है. नमिता की लैंग्वेज में उनकी जो एक्सपर्टीज होती है, कोई कुछ टेक में बढ़िया होगा, कोई मार्केटिंग में बढ़िया होगा. हर कोई बंदा एक ही अगर फील्ड में अच्छा होगा ना तो इनोवेशन टीम नहीं बनती है. टीम के लिए हमेशा बंदा डिफरेंट फील्ड में बढ़िया होना चाहिए. कोई पैसा कलेक्ट करने में बढ़िया होगा, फाइनेंसिंग में बढ़िया होगा, कोई लोगों से रिलेशन बनाने में अच्छा होगा, एचआर में. तो जो टीम बनती है ना वो बेसिकली डाइवर्स फील्ड के लोगों से मिलकर बनती है. सबकी जो
वैल्यू ऐड होगी सबकी, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से वैल्यू ऐड होगी। अगर आप एक ही तरह के लोग हो, अगर आप सारे टेक से हो, तो मार्केटिंग कौन करेगा? आपने देखा होगा कि मार्केटिंग वाला बंदा कभी कभी नहीं होता है, सारे टेक वाले होते हैं, तो उनको मार्केटिंग वाले बंदों की फिर बाद में जरूरत पड़ती है उसको बढ़ाने के लिए। तो अगर आपकी टीम में डिफरेंट बैकग्राउंड के बंदे हैं तो ही आप एक बढ़िया टीम बना पाओगे, नहीं तो फिर आपको बाद में ऐड करने पड़ते हैं बंदे। तो डाइवर्सिटी ऑफ वेरियस कॉम्पिटेंसी एंड डाइवर्स वेज ऑफ थिंकिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एन इनोवेशन टीम। यहां तक समझ में आ रहा है सबको? यहां तक क्लियर है? बोलो क्लियर है यहां तक? ठीक है। तो आई थिंक इसके बाद ना नोटिफिकेशन आ रहे हैं 1 सेकंड के, तो नोटिफिकेशन देख लो फिर चलते हैं आगे। अच्छा ये भी है अभी, उससे पहले मैं तुम्हें नोटिफिकेशन दिखा दे रहा हूँ। ये गाइस ऑफर चल रहा है 16 से 21। तो आप ये बता देना अपने फ्रेंड्स वगैरह को जिनको लेना है। कोड यूज करना है लोकेश अग्रवाल। फीस बढ़ने वाला है 28 के बाद। ये यूएससीटी हो रहा है हमारा 19 फेब को 12 से 1। तो इसके बारे में बता सकते हो, इसमें 100% स्कॉलरशिप तक मिल सकती है। ये बैच शुरू हुआ है 15 फरवरी से कैट 23 वालों के लिए, तो इसके बारे में भी आप बता सकते हो। और फीचर आपको प्लस और आइकॉनिक के पता ही है, तो बढ़िया फीचर है। 1-to-1 लाइव मेंटरशिप मिल जाती है, एक्सपर्ट का गाइडेंस मिल जाता है, स्ट्रक्चर कोर्स, तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल है अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के साथ। तो चलो, एक हमारी शीट रह गई थी, बस इतना ही नोटिफिकेशन है। डिफरेंट टाइप ऑफ इनोवेशन। तो जैसे हमने बोला था, इनोवेशन किसी भी फील्ड में हो सकता है गाइस। इन द कॉन्टेक्ट ऑफ बिजनेसेस देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इनोवेशन। प्रोसेस में इंप्रूवमेंट हो सकता है, प्रोसेस इंप्रूवमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन innovation, the improvement of the process through continuous improvement and the development of new solution। अगर जो आपकी प्रोसेस चल रही है ऑलरेडी, है ना, अगर आप किसी प्रोडक्ट को किसी एक प्रोसेस से बना रहे हो, उस प्रोसेस में अगर आपने कोई चेंजेस कर दिए बढ़िया से, तो वो प्रोसेस में इनोवेशन हो सकता है। मान लो आपकी 3 स्टेज से कोई प्रोडक्ट गुजर रहा है, आपने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जिससे वो प्रोडक्ट सिर्फ एक ही प्रोसेस से होके फाइनल हो जाए, आपने 2 प्रोसेस बचा ली अपनी। तो अगर आप प्रोसेस में इंप्रूवमेंट करते हो या ऑर्गेनाइजेशनल इनोवेशन करते हो, तो उसको बोलते हैं प्रोसेस इंप्रूवमेंट एंड प्रोसेस इनोवेशन। या प्रोडक्ट में ही पूरा डेवलप कर दो, नया प्रोडक्ट ही बना दो, डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव प्रोडक्ट और प्रोडक्ट फीचर। तो प्रोसेस अलग चीज होगी, प्रोडक्ट अलग चीज होगा। आपने प्रोडक्ट ही अलग बना दिया, इनोवेट कर दिया। सर्विस में इनोवेशन कर दिया आपने, द क्रिएशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू सर्विसेज फॉर कस्टमर एंड पार्टनर्स। तो जैसे एयरटेल आया था, एयरटेल पहले सिर्फ ब्रॉडबैंड में था, फिर उन्होंने धीरे धीरे अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव करना शुरू किया, फिर वो अब उसमें भी आ गए, केबल टीवी में भी आ गए, है ना, सेट अप बॉक्स में भी आ गए, मनी में भी आ गए, न्यू सर्विसेज देने लग गए, पेमेंट बैंकिंग में भी आ गए, एयरटेल मनी या एयरटेल पेमेंट बैंक। तो जब आप किसी कंपनी की अपनी सर्विसेज में चेंजेस लाते हो या नए नए प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट करते हो, इसको तो हम प्रोडक्ट बोल सकते हैं, नए नए प्रोडक्ट है बेसिकली। अगर अपनी सर्विसेज में चेंज कर देते हो उसको सर्विस इनोवेशन बोलेंगे। अब जैसे अनअकैडमी था, या जो भी पहले क्या बोलते हैं, जो भी पहले ऑफलाइन कोचिंग थे, वो पहले सिर्फ क्लासरूम में ही तक सीमित था। अब जो ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट आए, एडटेक आए, उन्होंने उस प्रोसेस को ही पूरा चेंज कर दिया, उस सर्विस को ही पूरा चेंज कर दिया, डिसरप्ट कर दिया मार्केट को। किसी ने सोचा था कि बच्चे घर पे बैठ के पढ़ रहे होंगे ऑनलाइन? कोरोना से पहले इतने बच्चे घर पे बैठ के पढ़े होंगे, किसी ने सोचा था? नहीं सोचा था ना। तो पूरा का पूरा वो सिस्टम ही चेंज हो गया, इनोवेट हो गया पूरा का पूरा। किसी ने नहीं सोचा था कि एक साथ इतने लोग घर पे बैठ के पढ़ सकते हैं, एक साथ इतने लोग घर पे बैठ के काम भी कर सकते हैं। तो कोरोना ने हमें काम करना सिखाया, ऑनलाइन घर पे बैठ के कैसे काम होता है। तो ये सब इनोवेशन अपने आप हो गया, एक्चुअली किसी ने नहीं किया, ये कोरोना ने इनोवेट कर दिया बहुत सारी चीजें। जैसी जरूरत होती है आदमी उसके अकॉर्डिंग इनोवेट कर ही लेता है चीजों को। तो अगर कोरोना शायद नहीं आता तो इतनी सारी जो ऑनलाइन एडटेक कंपनी आई या घर से काम करना लोगों ने शुरू किया, वो शायद कभी शुरू ही नहीं होता। सोच के देखो, कभी होता है ये इतना जल्दी? नहीं होता। लेकिन वो अचानक से जरूरत पड़ी तो लोगों ने उसके इजाद कर लिए वेज। बिजनेस मॉडल का इनोवेशन हो गया, द डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव बिजनेस मॉडल एंड न्यू रेवेन्यू स्ट्रीम्स। जो मैं बोल रहा था अभी, बिजनेस मॉडल जो हमारा है, जैसे मैंने अभी तुम्हें एयरटेल का एग्जांपल दिया था, आप बहुत सारे एग्जांपल और ले सकते हो कि अपना बिजनेस मॉडल जो भी है, उस बिजनेस मॉडल में ही इनोवेशन कर दिया जाए। हम पहले
जैसे अभी हम इसी का एग्जांपल ले रहे थे, हम पहले ऑफलाइन क्लासेस दे रहे थे, उसके साथ साथ हमने ऑनलाइन भी पढ़ाना शुरू कर दिया, यूट्यूब से पढ़ाना शुरू कर दिया। पूरा बिजनेस मॉडल जो था ऑफलाइन से हटके ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गया। तो जिस चीज में भी इनोवेशन होता है, वो प्रोडक्ट में हो सकता है, वो सर्विस में हो सकता है, वो प्रोसेस में हो सकता है, वो बिजनेस मॉडल में भी हो सकता है। आप किसी के भी एग्जाम्पल दे सकते हो प्रोडक्ट डेवलपमेंट के, तो आई थिंक बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आईफोन में प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता ही रहता है, हर एप्पल के फोन में, आईफोन में डेवलपमेंट होता रहता है, कभी 11 आएगा, कभी 10 आएगा। B2B B2C बिजनेस मॉडल, हाँ बिजनेस मॉडल अलग अलग तरह के होते हैं। हमारा जैसे हमने बोला ना अभी, हमारा जो बिजनेस मॉडल है, हम किस पे काम कर रहे हैं, हमारा B2B हो सकता है, B2C हो सकता है, D2C हो सकता है, डायरेक्ट टू कस्टमर, बहुत सारी चीजें होती हैं। हमारा हो सकता है बिजनेस मॉडल पहले ये था कि हम सिर्फ रिटेल शॉपकीपर को बेचते थे, जो B2B और B2C की हम बात कर रहे हैं। फिर हमने कस्टमर को डायरेक्ट बेचना शुरू कर दिया। पहले हम ऑफलाइन स्टोर में बेचते थे, अब हमने सीधा मार्केट प्लेस पे बेचना शुरू कर दिया, अमेजन, फ्लिपकार्ट पे, राइट। पहले किसी ने सोचा था होम डिलीवरी होगी घर पे फूड की? नहीं सोचा था ना, सब रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते थे। लेकिन अब जब से होम डिलीवरी हुई, तब से वो पूरा बिजनेस मॉडल ही चेंज हो गया ना। पहले लोग रेस्टोरेंट जाते थे खाना खाने, ऑर्डर करते थे, वहां से लेके आते थे, अब घर पे बैठ के खाना आ रहा है। प्रोसेस इंप्रूवमेंट की एग्जांपल, प्रोसेस बहुत सारे हो सकते हैं। प्रोसेस इंप्रूवमेंट हमने कर दिया, मान लो जैसे कोई आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी है, ठीक है, या सोप बनाने वाली कंपनी है, तो उनकी जो प्रोसेस थी, पहले हो सकता था कुछ हैंड जो लोग काम कर रहे थे उनके थ्रू होके जाती थी, लोग मैनुअली काम करते थे। लेकिन जब हमने मशीन लगा दी, रोबोटिक्स आ गए, तो उस प्रोसेस में नो हैंड इन्वॉल्वमेंट हो गया। मतलब आप प्रोडक्ट डालो और सीधा वो प्रोडक्ट मशीनों के थ्रू ही आपका पैक हो जाएगा। तो हमने उस प्रोडक्ट को बनाने में जो प्रोसेस यूज किया ना, प्रोसेस यूज किया, उसमें इंप्रूवमेंट कर दिया हमने। उस प्रोसेस के थ्रू हमारा प्रोडक्ट बढ़िया हो गया। किसी जो मैन पावर थी उसके हाथ भी नहीं लगे। जैसे काफी सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो लोग पहले मैनुअली करते थे, मसाले होते हैं जैसे, है ना, तो मसाले जितने भी होते थे, लोग उसको हाथ से पैक करते थे, गंदगी होती थी। तो अब क्या क्या हुआ, अगर सारी चीजें मशीनरी से ही बन रही हैं, तो वो सारा का सारा बिना टच के हो रहा है, विदाउट एनी टच, विदाउट एनी ह्यूमन टच। तो उसमें जो भी केमिकल वगैरह या जो भी गंदगी आ सकती थी, वो नहीं है। तो उस प्रोसेस को ही इंप्रूव कर दिया गया। पैकेजिंग इंप्रूव हो गई, पहले मैनुअल पैकेजिंग होती थी, अब पैकेजिंग इंप्रूव हो गई, सब कुछ मशीनरी से होता है। तो किसी चीज को बनाने का तरीका अगर इंप्रूव कर दिया जाए, उसको हम बोलते हैं प्रोसेस इनोवेशन। गॉट द पॉइंट? प्रोसेस इनोवेशन, इंप्रूवमेंट कर दिया उस प्रोसेस में। तो प्रोडक्ट में डेवलपमेंट, सर्विस, बिजनेस मॉडल, बिल्कुल। इनोवेशन गाइस, आज हम इनोवेशन पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो एंटरप्रेन्योरशिप के टाइप पढ़ेंगे। आज हम पूरा इनोवेशन के बारे में बात कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम एंटरप्रेन्योरशिप पे बात करेंगे। टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इनोवेशन के टाइप्स क्या होते हैं मेजरली, और ये ना बहुत मुश्किल होता है कभी कभी डिफरेंशिएट करना कि रेडिकल इनोवेशन क्या होता है, डिसरप्टिव इनोवेशन क्या होता है, सस्टेनिंग इनोवेशन क्या होता है। सस्टेनिंग को हम आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट इनोवेशन भी बोलते हैं, आएगी अभी वाली टर्म। तो ये ना डिफरेंशिएट करना कभी कभी बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये इंक्रीमेंटल है या रेडिकल है या डिसरप्टिव है या सस्टेनिंग है। तो होता क्या है, टर्म समझते हैं एक बार, उसको हम पूरा डिटेल में समझेंगे। अगर आप इस ग्राफ पे टेक्नोलॉजी न्यूनेस रखते हो और यहाँ पे इंपैक्ट रखते हो, अगर टेक्नोलॉजी हमने बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं किए, उसका टेक्नोलॉजी न्यूनेस पुरानी है और उसका इंपैक्ट भी उतना ज्यादा नहीं है। इंक्रीमेंटल मतलब मैनुअल या कह सकते हैं माइन्यूट चेंजेस, ज्यादा चेंजेस नहीं है। इंक्रीमेंटल, इंक्रीमेंट समझ रहे हो, थोड़ा सा चेंज, ग्रेजुअल कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट ऑन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो अगर हम किसी चीज को थोड़ा सा
कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करते जाएं तो उसको बोलते हैं इंक्रीमेंटल चेंजेस। अभी हम सबके एग्जाम्पल देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे एक बार। तो टेक्नोलॉजी भी बहुत नई नई है, इम्पैक्ट भी कोई बहुत बड़ा नहीं है, थोड़ा थोड़ा हमने चेंजेस कर दिया है, हर कोई करता है अपनी अपनी प्रोडक्ट में ना, चेंजेस करते रहते हैं लोग धीरे धीरे। रेडिकल चेंज कब होता है? रेडिकल चेंज होता है जब टेक्नोलॉजी कोई बहुत नई आ गई हो आपके पास। टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रू दैट ट्रांसफॉर्म इंडस्ट्री ऑफन क्रिएट्स ए न्यू मार्केट। बहुत बड़ा चेंज गाइस, रेडिकल चेंज कर दिया। अगर जिस समय इंडिया में सोचो लैंडलाइन फोन थे, लैंडलाइन नहीं थे ना पहले तो जब एयरटेल आया विद न्यू टेक्नोलॉजी, विद ब्रॉडबैंड के साथ, सबसे पहले एयरटेल आया था न्यू टेक्नोलॉजी के साथ, उसने पूरा चेंज ला दिया था पूरे मोबाइल फोन में ही। जब नेटवर्क आया था, मोबाइल नेटवर्क, दैट वाज ए रेडिकल चेंज। टेक्नोलॉजी बढ़िया और लोगों ने उस पर पूरा अपना जो कम्युनिकेशन का मीडियम था वो पूरा का पूरा ही चेंज हो गया। रेडिकल चेंज मतलब टेक्नोलॉजी बढ़िया हो और पहली बार एग्जिस्ट कर रही है। इससे पहले तो मोबाइल नेटवर्क नहीं था इंडिया में, तो एयरटेल आया सबसे पहले, जिसको बोलते हैं रेडिकल चेंज किया एयरटेल ने उस समय। केबल टीवी आया। लोग पहले सिर्फ क्या देखते थे? पहले सिर्फ दूरदर्शन आता था, लेकिन जब केबल टीवी आया तो नई टेक्नोलॉजी के साथ आया और बहुत सारे चैनल ऐड हो गए एक साथ। तो लोगों को नई टेक्नोलॉजी की हेल्प से हमने पूरे मार्केट में एक नया चेंज ला दिया जो पहले एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। गेटिंग इट? सस्टेनिंग क्या होता है? सस्टेनिंग एन आर्किटेक्चरल, इट वाज ड्रास्टिक चेंज। देखो मैंने क्या बोला? मैंने यही बोला ना कि आप अगर हाँ इसको डिसरप्टिव या ड्रास्टिक या रेडिकल मतलब वही होता है मेजर चेंज, ड्रास्टिक चेंज। तो वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल होता है कि आप बोलोगे कि सर ये तो डिसरप्टिव चेंज था या रेडिकल चेंज था, तो ये ना डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल होता है। ये हैंड टुगेदर जाते हैं, मतलब हैंड टू हैंड ही जाते हैं, बहुत माइन्यूट से चेंजेस हैं इनमें। तो आप बस समझ लो टर्म्स, इसको हम अभी एग्जाम्पल के साथ और समझेंगे। सस्टेनिंग तब होता है गाइस जब आप अपने ही प्रोडक्ट में सिग्निफिकेंट इंप्रूव करते हो। यहाँ पे तो आप ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट कर रहे हो, माइन्यूट चेंजेस कर रहे हो, यहाँ पे आप सिग्निफिकेंट इंप्रूव कर रहे हो ऑन ए प्रोडक्ट दैट एम टू सस्टेन द पोजीशन इन द एग्जिस्टिंग मार्केट। तो उसको बोलते हैं सस्टेनिंग इनोवेशन या फिर आर्किटेक्चरल इनोवेशन। टेक्नोलॉजी वही है, टेक्नोलॉजी में भी बहुत नया नहीं है, लेकिन आप उसमें काफी इंप्रूव कर देते हो, इंपैक्ट डाल देते हो। इसके भी एग्जाम्पल देखेंगे, कौन से एग्जाम्पल सस्टेनिंग के आएंगे। और डिसरप्टिव तो भैया पूरा मार्केट को हिला देने वाली चीज होती है। डिसरप्टिव कर दिया मतलब ऐसी कोई चीज ले आए जो जिसने हिला के रख दिया। व्हाट्सएप को क्या बोलोगे? व्हाट्सएप ने पूरे मार्केट को हिला के रख दिया ना। जब व्हाट्सएप आया तो किसी ने सोचा नहीं था कि यार एसएमएस ऐसे भी जा सकते हैं। टेस्ला आया, टेस्ला ने पूरा अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल से मार्केट को डिसरप्ट कर दिया। तो ये वाला जूम बोल सकते हैं, जूम में कम्युनिकेशन ही है एक तरह से। जूम को मैं डिसरप्टिव तो नहीं डालूंगा, जूम को मैं बोल सकता हूँ टेक्नोलॉजी बढ़िया थी, रेडिकल चेंजेस थे, लोग पहले कम्युनिकेट कैसे करते थे। जियो और ये तो सब इसी के एग्जाम्पल है यार। जियो तो बहुत बाद में आया, जियो ने कुछ नया नहीं किया ऐसा। जियो ने डिसरप्टिव क्या किया? न्यू बिजनेस मॉडल क्या लाया। चैट जीपीटी बोल सकते हैं, मैंने एग्जाम्पल ऐड किया है चैट जीपीटी का भी मैंने एग्जाम्पल ऐड किया है। देखते हैं कि एक बार एग्जाम्पल समझते हैं। हाँ जी, टेलीकॉम मार्केट हिला दिया था, लेकिन वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था ना, कुछ नया थोड़ी ना लाया था। वो कुछ नया लाया था? नया तो नहीं लाया था ना, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था। यूपीआई पेमेंट आए थे, सबके एग्जाम्पल है मेरे पास, सबके एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल समझो। इंक्रीमेंटल इनोवेशन क्या होता है? This type of innovation involves making small improvement to the existing product, services or process. The goal of incremental innovation is to make incremental improvement in efficiencies, quality और functionality. तो इसमें हमने छोटे छोटे चेंजेस करके जो भी हमारी क्वालिटी थी, इफिशियंसी थी, फंक्शनैलिटी थी, उसमें चेंजेस करें ताकि प्रोडक्ट बढ़िया हो सके। इसके अगर हम एग्जाम्पल देखें, आईफोन बाय एप्पल ये चेंजेस करता रहता है, अपनी इंक्रीमेंटल चेंजेस करता रहता है थोड़े थोड़े। आईफोन 7 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 13 आएगा। बहुत मेजर चेंजेस तो आपको नहीं दिखते ना इसमें। हाँ जी बिल्कुल। किसी ने कैमरा बढ़िया कर दिया। तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में ही थोड़े थोड़े चेंजेस होते जा रहे हैं। आईफोन बाय एप्पल इज एन एग्जांपल ऑफ इंक्रीमेंटल इनोवेशन।
Apple has released many version of iPhone, each with incremental improvements such as better camera, faster processor, long battery life. तो ये कुछ कुछ चेंजेस करते रहते हैं, और जिसको हम बोलते हैं इंक्रीमेंटल इनोवेशन. आपको एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा. मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करूं तो टाटा नैनो इज एन इंक्रीमेंटल इनोवेशन. Small car designed and manufactured by Tata Motors is an example of incremental innovation. Tata Motors was able to make the Nano affordable to a wide range of consumer by using cheaper material and simplifying the manufacturing process. तो जो देखो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी कार, ऐसा तो नहीं कार एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, कार तो एग्जिस्ट कर ही रही थी ना. उन्होंने उसमें चेंजेस करके उसको अफोर्डेबल बना दिया. नैनो डिसरप्टिव तो नहीं बोलेंगे यार, डिसरप्ट क्या किया मार्केट को. डिसरप्ट मतलब जब डिसरप्ट तब माना जाता है जब उन्होंने बहुत बड़ा मार्केट शेयर गेन कर लिया हो. क्या नैनो बहुत बड़ा मार्केट शेयर गेन कर पाई? डिसरप्ट का मतलब होता है आपने मार्केट को हिला दिया, हिलाया उसने कुछ. क्या उसने बहुत बड़ा मार्केट शेयर गेन कर लिया क्या? हाँ, इट वॉज नॉट सक्सेसफुल यार, इट वॉज नॉट सक्सेसफुल. तो डिसरप्टिव तो तब माना जाता है जब आपका प्रोडक्ट बहुत बढ़िया हो गया हो, इंपैक्ट बहुत बड़ा क्रिएट हुआ हो. राइट तो आप नैनो को डिसरप्टिव में नहीं डालोगे. उन्होंने सिर्फ अफोर्डेबिलिटी पे खेला, अफोर्डेबल प्रोडक्ट बनाया जो एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन वो डिसरप्टिव की कैटेगरी में. इंक्रीमेंटल चेंजेस आप बोल सकते हो, चेंजेस कर दिया उन्होंने अपने प्रोसेस में बेसिकली. रेडिकल क्या होता है? रेडिकल इनोवेशन इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग समथिंग एंटायरली न्यू दैट हैज नेवर बीन सीन बिफोर. This can involve new technology, new business models, or entirely new product or services. Radical innovation is often risky and requires significant investment, but can lead to a major breakthrough and competitive advantage. तो risky है क्योंकि पहले एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, पता ही नहीं कि वो सक्सेसफुल होगा भी नहीं होगा, है ना. मुश्किल तो है ना. आप कुछ ऐसा बना रहे हो जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, जिसके बारे में पता ही नहीं लोगों को. तो इसके सक्सेसफुल होने में मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. तो रिस्की होता है ये. इन्वेस्टमेंट ह्यूज चाहिए होता है, लेकिन अगर सक्सेसफुल हो गया तो आपको बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा, बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा. तो इसके अगर हम एग्जांपल देखें रेडिकल इनोवेशन के, इनिशियली जब एप्पल आया था गाइस, एप्पल मैकिंटोश आया था ना शुरू में, जब एप्पल ने ओरिजिनेट किया था, इज एन एग्जांपल ऑफ रेडिकल इनोवेशन. व्हेन इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1984, the Macintosh was a completely new type of computer that used a graphical user interface and mouse to make computing more accessible to the masses. ChatGPT is another example. जो लोग बोल रहे थे कि ChatGPT क्या है, ChatGPT is another example of radical innovation. तो इससे पहले, और ChatGPT गाइस मैंने पर्सनली काफी यूज किया है और मैं कर रहा हूं. जियो फाइबर तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था क्या? बताओ तहसीन, एग्जिस्ट तो कर ही रहा था ना यार. एयरटेल ऑलरेडी आ चुका था, उसने क्या अलग करा? मैं तो बोलूंगा जियो फाइबर का जो एग्जाम्पल है वो ज्यादातर मैं उसमें डालता हूं, सस्टेनेबल या आर्किटेक्ट में डालता हूं, कि आपने टेक्नोलॉजी नहीं लाई, इसने बस अपना फ्री दे के लोगों के हाथ में मोबाइल पहुंचा दिया. बेसिकली फ्री दे के ना मोबाइल पहुंचा दिया. तो इसको इनोवेशन से ज्यादा मैं तो बिजनेस मॉडल बोलूंगा, कि उन्होंने अपना बिजनेस मॉडल ही चेंज कर दिया. इसको बोलेंगे बिजनेस मॉडल इनोवेशन, रादर कोई प्रोडक्ट में कुछ खास इनोवेशन करने की बजाय इन्होंने अपने बिजनेस मॉडल में इनोवेशन किया, कि लोगों को फ्री चिप देके ना, फ्री सिम देके उन्होंने मार्केट को ही हिला दिया. गेटिंग इट? तो ये है बिजनेस मॉडल इनोवेशन. आपका एक बिजनेस मॉडल ऐसा है जिसके थ्रू आपने मार्केट में एक नए लोगों के पास, जो इसके पास कभी सोचा नहीं था जिसने, उसके पास भी आपने सिम पहुंचा दिया, छोटे छोटे गांव कस्बों में मार्केट कैप्चर कर लिया. लेकिन ये किसी प्रोडक्ट इनोवेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा. जो हम बात कर रहे हैं अभी 4 टाइप्स, वो टेक्नोलॉजी इनोवेशन के बारे में है. और ऑनलाइन शॉपिंग बोल सकते हो. ऑनलाइन शॉपिंग अगेन आई विल से कि ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो बिजनेस मॉडल इनोवेशन है, कि पहले आप ऑफलाइन शॉपिंग करते थे. जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था फूड डिलीवरी का, वो भी बिजनेस मॉडल इनोवेशन की कैटेगरी में आ सकता है, कि पहले हम दुकानों पे जाके शॉपिंग करते थे, किसी ने नहीं सोचा हम घर बैठ के सामान मंगा लेंगे. तो ये भी एक बिजनेस मॉडल इनोवेशन ही है. ओला उबेर तो यार उसमें आ जाते हैं
ओला ने जो मार्केट कैप्चर किया इंडिया में आके, या उबेर ने किया, वो आप डिसरप्टिव की कैटेगरी में डाल सकते हो। देखते हैं, सारे एग्जाम्पल आएंगे, सारे एग्जाम्पल आएंगे। यूपीआई एग्जिस्ट नहीं कर रहा था पहले, तो उसको हम डाल सकते हैं, और ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं। अगर हम इसमें इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करें, तो इसमें हमने डाला भारती एयरटेल का नाम, जो मैंने आपको बताया भी था कि पहले, इससे पहले वो टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, लेकिन भारती ने वो टेक्नोलॉजी आपको दे दी शुरू में। ये थे पायनियर इंडिया में मोबाइल नेटवर्क लाने के। तो जियो तो इसके बाद में आया है, ये ऑलरेडी वो कंपनी थी जो मार्केट में एग्जिस्ट कर रही थी, जो टेक्नोलॉजी लेके आई। जियो कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं लेके आया, जियो ने उसी को सिर्फ चेंज किया है। चैट जीपीटी इज एन एग्जांपल। ये कह रहे हैं चैट जीपीटी क्या है? गुड, चैट जीपीटी है एक एआई। एआई समझते हो? ओपन एआई। एआई है बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन्होंने एक बोट बनाया है। बोट होता है, बॉट होता है बेसिकली, बोट नहीं बॉट होता है। बॉट बोलते हैं रोबोट का एक छोटा सा पार्ट। तो बॉट होता है जो आपसे ना चैट करता है। बड़ा ही मजेदार चीज है भाई। मैं इस पे एक एक घंटे तक मतलब क्वेश्चन पूछता रहता हूँ। ये वाला जो लेक्चर तुम देख रहे हो, ये वाला तुम जो लेक्चर देख रहे हो ना, ये सब, ये मालूम है कहाँ से बना है? मेरा जो लेक्चर बना है ये चैट जीपीटी हेल्प से बना है, पता है आपको? ये जो आप सारा सारा डेटा जो आप देख रहे हो, ये एज इट इज चैट जीपीटी का लिखा हुआ है। तो चैट जीपीटी इज वेरी हेल्पफुल गाइज। इट्स लाइक, मतलब मैं इस पे इतना काम करता हूं, बहुत ज्यादा मजा आ जाता है इस पे। हाँ जी, हाँ जी। तो चैट जीपीटी इज लाइक, हाँ मैंने पर्सनली यूज किया है, मैं रोज करता हूँ यार। मैं कम से कम 1-1.5 घंटा रोज चैट जीपीटी के साथ चैट करता हूँ, और मतलब यू विल नॉट बिलीव कि इतना बढ़िया चीज है ना ये। मतलब मेरे को मजा आता है इससे 1 घंटे बात करके, क्योंकि उसमें ना आपको दोबारा दोबारा क्वेश्चन नहीं पूछने होते, वो आपके क्वेश्चन नोट करता है। आपने जो पहले क्वेश्चन पूछा था ना, उसी पे बेस्ड वो आपको आंसर करता है। उसको क्वेश्चन याद है कि हमारी कन्वर्सेशन क्या चल रही है। हाँ, एनीवन कैन यूज इट, फ्री है वो, दैट इज फ्री, एवरीवन कैन यूज इट। लेकिन ये नहीं कि तुम उससे मतलब कोई ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछोगे। बहुत ही इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर है। मतलब मुझे नहीं लगता कि मुझे इससे पहले कभी भी, मैंने चाहे कभी इतनी देर लड़कियों से भी चैट की होगी जितनी देर मैं इससे चैट करता हूँ, क्योंकि ना थोड़ा इंटेलेक्चुअल है। तो ये मजा आता है इससे बात करने में, इससे मजा आता है बात करने में। तो इससे ना मैच होती है, इससे अपनी फ्रीक्वेंसी मैच होती है। चलो, तो भारतीय एयरटेल, a telecommunication company, is an example of radical innovation in India. Airtel was the first company to introduce mobile phone service in India, a radical innovation that transformed the way people communicate and do business in the country. The company has continued to innovate with new services like mobile payment, digital entertainment solutions. No, it's not made by Google. It's not made by Google. It is made by certain software experts, और कह सकते हो कोडर, जिसमें काफी सारे लोगों का पैसा लगा है। इवन जो हमारा टेस्ला का वो है, क्या नाम है उसका, उसका भी पैसा लगा। तो काफी सारे लोगों ने फंडेड किया है इसको। गूगल का जो आया था वो फेल हो गया गाइस। गूगल ने भी बनाया था, वो फेल हो गया। अब उसमें वो प्रोसेस दोबारा होगी उनकी शुरू। गूगल ने एक नया बनाया है। हाँ जी, हाँ जी, ये सब कुछ बता सकता है। मतलब ऐसे नहीं कि तुम्हारे बारे में भविष्यवाणी करेगा, ऐसा नहीं है। गूगल पे जैसे सर्च करते हो ना, गूगल पे जैसे सर्च करते हो कुछ, ये ना तुम्हें मतलब गूगल से थोड़ा सा डिफरेंट है। गूगल में तो तुम्हें हर बार टाइप करना पड़ेगा ना, गूगल याद नहीं रखता तुम्हारी चैट, ये याद रखता है कि हम क्या बात कर रहे हैं, राइट? ये नहीं बताएगा तुम्हें कि तुम्हारा एडमिशन किस कॉलेज में होगा, या तुम्हें गर्लफ्रेंड कब बनेगी, ये सब नहीं बताएगा। तो जो एग्जिस्ट कर रहा है वहां पे, जो पेजेस हैं, जो भी डेटा फीड है, उसके बारे में बता देगा। नहीं, ब्राउजर तो नहीं बोलूंगा यार मैं। चैट जीपीटी भैया बहुत सही चीज है, इसको यूज करो, मजा आता है बात करके। मेरे अभी तक इससे कम से कम 10 से 15 चैट चल रहे हैं अलग अलग, और वो अभी तक फीड है, पता है तुम्हें? मैं उसको कंटिन्यू कर सकता हूँ कभी भी। मैंने जो चैट पहले ही शुरू किए हैं, मैं उसी चैट को कंटिन्यू कर सकता हूँ दोबारा। चलो इधर आ जाओ। आर्किटेक्चरल सस्टेनिंग इनोवेशन गाइस। आर्किटेक्चरल इनोवेशन इन्वॉल्व मेकिंग चेंजेस टू द अंडरलाइंग आर्किटेक्चर और कंपोनेंट ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विसेज। मतलब उसी में कुछ आर्किटेक्ट
चेंज कर दिए जाएं, जो प्रोसेस है हमारी और जो प्रोडक्ट है उसी में कुछ चेंजेस कर दिए जाएं। दिस टाइप ऑफ इनोवेशन कैन लीड टू अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस और फंक्शनैलिटी। जैसे इसके अगर एग्जांपल लेते हैं, फेसबुक is an example of architectural innovation because it fundamentally changed the way people interact and connect online and created a new platform for social networking that has had a profound impact on society and the way we communicate. इसको हम आर्किटेक्चरल भी बोल सकते हैं, इसको हम मैं तो डिसरप्टिव में भी डाल सकता हूं, इसको तो डिसरप्टिव में भी डाल सकते हैं ना। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि ऐसे ना डिफरेंशिएट करना कि ये तो नहीं सर डिसरप्टिव ही होगा या ये तो आर्किटेक्चरल कैसे हुआ, ये पहले थोड़ी ना एग्जिस्ट कर रहा था। तो पहले भी लोग कम्युनिकेट कर रहे थे, लेकिन अगर आपको पता है कि इससे पहले ऑरकुट होता था, शायद आप लोगों को नहीं पता है, फेसबुक से पहले ना ऑरकुट एक प्लेटफॉर्म होता था जो इसी वाले फील्ड में था, सेम बिल्कुल सेम। लेकिन जब फेसबुक आया तो नहीं, उससे पहले ऑरकुट होता था, फेसबुक से पहले आप लोगों को शायद पता नहीं, इसके बारे में सर्च करना। ऑरकुट बिल्कुल सेम था, फेसबुक जैसा ही था। तो ऑरकुट ने जो प्लेटफॉर्म बनाया था वो फेसबुक से पहले बना दिया था, लेकिन फेसबुक ने उसमें चेंजेस करके, उसी प्रोसेस में चेंज करके बहुत सिग्निफिकेंट चेंज कर दिया ना उसने। और फेसबुक ने बेसिकली क्या किया, फेसबुक ने इसको फ्री कर दिया, वो भी फ्री था, लेकिन फ्री करके उन्होंने पैसे को जनरेट किया, किससे, बिजनेसेस से। अब वो आपसे कंज्यूमर से पैसे नहीं लेते हैं, वो बिजनेसेस से पैसे लेते हैं, एड चलाने के या प्रोडक्ट बेचने के। तो ये जो चेंजेस माने जाएंगे, ये डिसरप्टिव से ज्यादा क्या माने जाएंगे, ये माने जाएंगे सस्टेनिंग चेंजेस, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रोडक्ट एस्टेब्लिश था मार्केट में। तो उन्होंने कुछ नया प्रोडक्ट नहीं लाया, नया प्रोडक्ट ऑलरेडी था और कुछ उसी को उन्होंने चेंज कर दिया बढ़िया से, और उसका तरीका उन्होंने बदल दिया। और कुछ इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया जितना इन्होंने सक्सेसफुल बना दिया इसको। तो मैं इसीलिए आपको बार बार एक चीज समझा रहा हूं कि इनमें ना डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उजाला, अ गवर्नमेंट लेड इनिशिएटिव टू प्रमोट एनर्जी इफिशिएंसी, इज एन एग्जांपल ऑफ आर्किटेक्चरल इनोवेशन इन इंडिया। मैंने दोनों एग्जांपल लिए हैं, ये तुमने अगर नोटिस किया, मैं दोनों एग्जांपल ले रहा हूं हर क्वेश्चन में। ये ग्लोबल है, ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में है, ये ग्लोबल है, ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में है। तो मैंने हर क्वेश्चन में दो एग्जांपल लिए हैं, और ये मेरा पूरा लेक्चर तैयार हुआ है चैट जीपीटी की हेल्प से। उजाला, a government-led initiative to promote energy efficiency, is an example of architectural innovation in India. The program uses innovative business model and distribution channel is to make energy-efficient LED bulbs more affordable and accessible to consumer across the country. ये इसके बारे में शायद आप लोगों को ज्यादा पता नहीं है, उजाला के बारे में। गवर्नमेंट ने मालूम है क्या किया, जितने भी जो होते थे ना स्ट्रीट लाइट होते थे, स्ट्रीट लाइट को जो पहले गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा खपत होती थी, उसको उन्होंने सब जगह चेंज कर दिया एलईडी बल्ब से। उजाला, इन्होंने टेक्निक उजाला का नाम दिया इसको, इनिशिएटिव था। तो जो भी देखो एग्जिस्ट तो कर रही थी वो टेक्नोलॉजी, लेकिन उसमें उन्होंने मेजर चेंजेस करके, हमें वही बोल रहा हूँ, एक मेजर चेंजेस करके एनर्जी इफिशिएंसी करके बहुत सारा पैसा बचाया गवर्नमेंट ने, और घर घर में पहुंचाया इसको। गांव में इन्होंने एलईडी बल्ब सप्लाई किए गवर्नमेंट ने खूब सारे फ्री, ताकि वहां पे जो लोग पहले नॉर्मल बल्ब यूज करते थे, पीला वाला याद है आप लोगों को, जो जैसे पीली लाइट आती थी, उससे एनर्जी की बहुत ज्यादा खपत होती थी। तो इन्होंने, गवर्नमेंट ने क्या किया, घर घर में एलईडी बल्ब फ्री भिजवाए, ताकि जो एनर्जी कंजम्पशन है वो काफी रिड्यूस हो जाए। जो पहले 100 वाट का बल्ब होता था ना, उसी से 9 वाट के बल्ब से ही काम चल रहा है। जितनी रोशनी 100 वाट का बल्ब देता है, उससे ज्यादा एलईडी बल्ब 9 वाट से दे देता है। तो आप सोचो कितना कितना कंजम्पशन बच गया। तो बहुत बड़ा इन्होंने इसको आर्किटेक्चरल में चेंज किया। जो प्रोडक्ट ऑलरेडी एस्टेब्लिश था उसमें चेंजेस लाके इन्होंने उसको सस्टेन बना दिया, ताकि हम ज्यादा देर तक उसको सस्टेन कर पाए मार्केट में, वरना हमारी एनर्जी बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रही थी। देखा तुम लोगों ने, 9 वाट का जो एलईडी है वो बहुत लाइट देता है, इससे ज्यादा लाइट देता है इनफैक्ट। नाउ कम टू डिसरप्टिव। ये ज्यादातर देखो जो पिक्चर में आते हैं ना, जो हम लोगों के सामने आते हैं वो यही आते हैं, डिसरप्टिव। ज्यादातर लोग जो इनोवेशन की बात करते हैं वो बात करते हैं डिसरप्टिव इनोवेशन की, क्योंकि हमें यही दिखता है, एक्चुअली हमें तो यही दिखता है ना
जो बहुत ज्यादा डिसरप्ट कर दे मार्केट में। तो डिसरप्टिव इनोवेशन इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग ए न्यू प्रोडक्ट, service or business model that disrupt an existing market or create a new market altogether. Disruptive innovation gradually improve and gain market share over time. तो ये ना धीरे धीरे पूरा मार्केट गेन कर लेते हैं। अगर आपने नेटफ्लिक्स को देखा, नेटफ्लिक्स जब आया तो किसी ने सोचा नहीं था कि ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसी भी कोई चीज हो सकती है, लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी देखना शुरू कर सकते हैं। नेटफ्लिक्स जैसी कोई चीज अगर आई, उसने पूरे मार्केट को हिला दिया, पूरी टीवी इंडस्ट्री को हिला दिया, राइट। टेस्ला, टेस्ला से पहले किसी ने नहीं सोचा था कि गाड़ियां इलेक्ट्रिक व्हीकल से भी चल सकती हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। लोग पेट्रोल और डीजल के बारे में ही सोचते थे। एंड्रॉयड फोन आया, बिल्कुल बोल सकते हो क्लाउड कंप्यूटिंग कैन बी डिसरप्टिव। यार ऐसे मतलब हर एग्जाम्पल का ना डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। व्हाट्सएप आया, बिल्कुल बोल सकते हो व्हाट्सएप इज एन डिसरप्टिव। मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया व्हाट्सएप का। तो व्हाट्सएप से पहले किसी ने नहीं सोचा कि लोग चैट फ्री में भी कर सकते हैं। तो नेटफ्लिक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिसरप्टिव इनोवेशन। गूगल पे नहीं यार, गूगल पे नहीं, गूगल पे से पहले बहुत सारे पे थे। गूगल पे से पहले बहुत सारे पे थे। इलेक्ट्रिक व्हीकल तो मैंने दे दिया ना एग्जाम्पल, टेस्ला का। Netflix is an example of disruptive innovation. The company originally disrupted the video rental market by offering a subscription-based service that allowed customer to rent DVD through the mail. Later, Netflix disrupted the entire television industry by transitioning to a streaming model that offered on-demand access to movies and TV shows. Tesla is another example. अगर हम ग्लोबल की बात करें तो नेटफ्लिक्स और टेस्ला का नाम आता है। अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो ओला का नाम आता है। हम जोमेटो स्विगी भी बोल सकते हैं एक तरह से। जोमेटो स्विगी भी जब आए तो किसी ने नहीं सोचा था कि हम ऑनलाइन फूड डिलीवरी करके इतना बड़ा मार्केट गेन कर सकते हैं। तो जोमेटो स्विगी को भी मैं डिसरप्टिव वाली कैटेगरी में ही डाल सकता हूं। बहुत सारे एग्जाम्पल है यार, बहुत सारे एग्जाम्पल है। चैट जीपीटी को मैंने रेडिकल चेंजेस में डाला यार। चैट जीपीटी को मैंने डाला रेडिकल चेंज में। अगर आपने देखा पीछे, अगर आपने मेरा एग्जाम्पल देखा, चैट जीपीटी is another example of radical changes, not disruptive. Disrupt का मतलब समझ लो ना। disrupt का मतलब क्या हुआ? disrupt का मतलब है कि मार्केट को हिला दे, ऐसे चीज एस्टेब्लिश ही ना कर रही हो। अब सोचो चैट जीपीटी के बारे में पता ही नहीं काफी सारे लोगों को। तो चैट जीपीटी ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा बहुत बड़ा चेंजेस ला रहा है। एलेक्सा इज अगेन, एलेक्सा तो हम बोल सकते हैं इट्स लाइक आर्किटेक्चरल बोल सकते हो, सस्टेनिंग बोल सकते हो। एलेक्सा ने अपने ही प्रोडक्ट में चेंजेस किए ना। तो ये कहना कि यार कौन सा एग्जाम्पल किसका होगा, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है हर बार डिफरेंशिएट करना। जैसे मैं बार बार समझा रहा हूं, ये कहना कि कौन सा एग्जाम्पल किसका होगा, ये डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब टर्म समझो और उस पर थोड़ा सा एनालाइज करके हम बता सकते हैं। उसने ना ये चीज बोली थी, उसने चीज बोली थी कि वी कैन नॉट डिफरेंशिएट कि ये रेडिकल चेंज है या डिसरप्टिव है। ये सारे एक दूसरे के कॉम्बिनेशन ही होते हैं, मिक्सअप होते हैं एक दूसरे के। ओला hailing company is an example of disruptive innovation in India. Ola disrupted the traditional taxi industry by providing a more convenient, affordable alternate to traditional taxis जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे, उसी को उन्होंने नए तरह से प्रेजेंट कर दिया। The company also introduced new service like bike taxi, electric vehicle rental and outstation travel. तो कुछ कुछ एग्जाम्पल हैं जो जिससे आई थिंक आपको समझ में आएगा। कोरोना कोई लोगों ने थोड़ी ना बनाया है। इनोवेशन बेसिकली ये होता है जो मैन मेड होता है। इनोवेशन इज समथिंग विच पीपल क्रिएट, नॉट समथिंग विच नेचर क्रिएट्स। ये कह रहा है कोरोना वॉज एन इनोवेशन। कोरोना ने लेकिन बहुत सारे इनोवेशन को जन्म दिया। कोरोना की वजह से काफी सारे इनोवेशन हुए। कोरोना इटसेल्फ इज नॉट एन इनोवेशन, बट हाँ डेफिनेटली कोरोना की वजह से इनोवेशन काफी सारे हो गए। तो ये गाइस हमने एक थोड़े थोड़े एग्जाम्पल लिए। अगर हम एंटरप्रेन्योर की बात करें, इसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे। एंटरप्रेन्योर के नेक्स्ट क्लास में हम इसके टाइप्स जानेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स। तो हम नेक्स्ट क्लास में जो कल है संडे को, इसी टाइमिंग पे है कल क्लास का गाइस 1 बजे।
और अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो साथ में लाइक ठोकते जाना, जैसे मैं उसकी लैंग्वेज में बोलता हूँ। ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है क्या इनोवेशन, कंट्री टू कंट्री क्या, जैसे इंडिया में क्या हो रहा है मालूम है तुम्हें? इंडिया में अगर मैं बोलूँ तो यार इनोवेशन बहुत कम हो रहा है। हम ना जो चीज़ें हैं वो ऑलरेडी यूएस में और चाइना में बहुत ज़्यादा इनोवेशन होता है, क्योंकि वहाँ पे रिसर्च बहुत होती है। हम तो वहाँ से कॉपी कर लेते हैं। वहाँ पे तो उबेर ऑलरेडी था ना यूएस में, तो हमने उसी की कॉपी करके इंडिया में ओला बना दिया। वहाँ पे तो ऑलरेडी नेटफ्लिक्स था ना, हमने यहाँ पे कॉपी करके अमेजन प्राइम बना दिया, या अमेजन प्राइम तो खैर अभी भी ग्लोबल है, हॉटस्टार बना दिया, या सोनी सोनी लिव बना दिया। तो इंडिया में ना मतलब कॉपी होती है, ओटीटी प्लेटफॉर्म जितनी भी वो सब कॉपी है, नया कुछ भी नहीं है। तो इनोवेशन अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ तो ऐसा कोई इनोवेशन हमें दिखेगा ही नहीं। हम सिर्फ क्या बोलते हैं उसको, हम सिर्फ वहाँ से कॉपी करके, वहाँ से आइडिया लेके उसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इनोवेट कर देते हैं बेसिकली। तो आप बोल सकते हो, लेकिन देखा जाए तो इनोवेशन रिसर्च के ड्यूरेशन में अगर देखा जाए तो कोई कंपनी अगर सबसे ऊपर है वो है यूएसए। जितने भी पेटेंट होते हैं वो सब यूएसए को ही मिलते हैं ज़्यादातर। इंडिया भी बन रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन मेजरली अगर हम देखेंगे यूएस में जो पेटेंट मिलते हैं, इंडिया में उसका शायद 2% या 3% ही मिलते होंगे। तो इनोवेशन कंट्री टू कंट्री डिफर हो सकता है, जो पहले बार क्रिएट करे वो इनोवेशन है। एंटरप्रेन्योर क्या होता है गाइस? एंटरप्रेन्योर इज एन इंडिविजुअल हु क्रिएट्स अ न्यू बिजनेसेस bearing most of the risk and enjoying most of the rewards. The process of setting up a business is known as entrepreneurship. The entrepreneur is commonly seen as an innovator, a source of new ideas, goods, services, and businesses or procedures. बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योरशिप में क्या अंतर होता है, ये सब हम कल करने वाले हैं। हम एंटरप्रेन्योर पूरा डिटेल में कल करेंगे। आज मैंने इनोवेशन लिया है, कल हम डिटेल में करेंगे एंटरप्रेन्योर। Entrepreneurship is highly risky but also can be highly rewarding as it serves to generate economic wealth, growth and innovation. Ensuring funding is a key to entrepreneurship. तो आज हम एंटरप्रेन्योरशिप पे कम बात करते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। ये सब मैं तुम्हें कल बताऊंगा। इंट्राप्रेन्योर भी चलो हम कल करेंगे। इसमें वाली टर्म देख लेते हैं एक दो। एंटरप्रेन्योर भी बिजनेसमैन, बिजनेस को प्रॉफिट चाहिए, एंटरप्रेन्योर को नहीं। अभी अभी सब करेंगे ये एंटरप्रेन्योरशिप ना, पूरा कल पढ़ेंगे। आज मैं एंटरप्रेन्योरशिप पे नहीं जा रहा हूं, कल मैं पूरा एंटरप्रेन्योरशिप पे ही पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है? नाउ इसका आंसर करो। ये भी लास्ट ईयर का क्वेश्चन है गाइस, ये सीमेट 2022 का क्वेश्चन है। क्या आंसर है इसका? सीमेट 2022 का एक्चुअल क्वेश्चन है। व्हाट इज द आंसर? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सिकोया कैपिटल बहुत फेमस फर्म। अब देखो मैंने क्वेश्चन उठा लिया, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें जो भी टर्म है ना, एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटल फर्म, फिनटेक स्टार्टअप, ये सब के बारे में भी मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। मैं तुम्हें सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं करा रहा हूं, मैं तुम्हें इसके बारे में पढ़ाऊंगा कि एंजल इन्वेस्टर क्या होते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होते हैं, फिनटेक स्टार्टअप क्या होते हैं। तो इसको भी हम डिटेल में सीखने जा रहे हैं अभी। सिक्योर कैपिटल इज ए क्या फर्म, क्या सिक्योर कैपिटल इज एन वेंचर कैपिटल फर्म गाइस, इट्स ए वेंचर कैपिटल फर्म। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वेंचर कैपिटल क्या होते हैं, Sequoia Capital is a global venture capital firm that has been investing in startups since the 1970s. The firm has a strong track record of successful investment, including Apple. Apple में भी इन्वेस्ट किया हुआ है इसने, गूगल में, पेपाल में, एयरबीएनबी में। तो ये बहुत सारी फर्म्स को, मतलब सबसे ज्यादा अगर किसी का नाम आता है वो है सिक्वोया कैपिटल। सबसे पुरानी फर्म है और थाउजेंड्स ऑफ बिजनेस को उन्होंने फंडेड किया है। और ये फंडिंग जब करते हैं तो जिनका जो व्यूज होता है वो बहुत लॉन्ग टर्म होता है। तो इनिशियली दे मे बी इन लॉस, बट ये इनका व्यू होता है कि 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद जाके इनको प्रॉफिट होगा। तो एंजल इन्वेस्टर क्या होता है, किसी को पता है? व्हाट इज एंजल इन्वेस्टर, व्हाट इज वेंचर कैपिटल, होता क्या है? ये सब एक बार देख लेते हैं, होती क्या है टर्म एंजल इन्वेस्टर। एनीवन? क्या होता है एंजल इन्वेस्टर? एंजल इन्वेस्टर होता है इफ यू आर सीकिंग फंडिंग फॉर एन आइडिया
एंजल इन्वेस्टर आर द बेस्ट ग्रुप टू लुक फॉर। एंजल इन्वेस्टर होते हैं जो इनिशियल इन्वेस्टर होते हैं, वो एक कंपनी नहीं होती, वो इंडिविजुअल होते हैं। दैट इज इंडिविजुअल, एंड एंजल इन्वेस्टर आर इंडिविजुअल्स, नॉट अ कंपनी। हाई नेटवर्क इंडिविजुअल जिनको बोलते हैं, HNI जिनको बोलते हैं, इनके पास पैसा होता है, फैमिली हो सकती है आपकी, ये कोई है ना, ये कोई फर्म नहीं है। तो इनिशियल इन्वेस्ट जो करते हैं ना एंजल इन्वेस्टर, दे टेंड टू बी इंडिविजुअल इन्वेस्टर, फैमिली एंड फ्रेंड्स लुकिंग टू सपोर्ट एंड फंड अ प्रॉमिसिंग वेंचर एट एन अर्ली स्टेज फॉर ए पोटेंशियल हाई रिटर्न। तो ये कोई कंपनी नहीं है, ये इंडिविजुअल है जो आपको इनिशियल स्टेज पे मदद करते हैं, जब आपका प्रोडक्ट पूरी तरह मार्केट में अभी सक्सेसफुल नहीं है, आप बनाना चाहते हो, आपके पास आइडिया है लेकिन आपके पास अभी पैसा नहीं है। आप VC के पास तब जाओगे ना जब वो प्रोडक्ट मार्केट में एस्टेब्लिश्ड हो गया हो। आप VC से पैसा तब उठाते हो जब वो प्रोडक्ट आपका पैसा देना ऑलरेडी शुरू कर चुका है, इनोवेट हो चुका है, कॉमर्शलाइज्ड हो चुका है, तब आप VC के पास जाओगे। तो VC फंडिंग कब करता है? जब वो ऑलरेडी प्रोडक्ट एस्टेब्लिश्ड है, उससे पहले VC नहीं फंडिंग करेगा। लेकिन ये जो एंजल इन्वेस्टर होते हैं, शुरू में भी तो पैसा चाहिए होगा। आपके पास आइडिया है लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, तो आपके पास दो तरीके हैं, तो आप लोन ले लो, है ना, या फिर आप अपने जो फैमिली मेंबर हैं या फिर जो HNIs हैं, ये आपको फंड कर देते हैं और आपका इक्विटी का कुछ हिस्सा ले लेते हैं। तो एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटलिस्ट में आपको डिफरेंस समझ में आ गया? एंजल इन्वेस्टर जो होते हैं, एंजल इन्वेस्टर टिपिकली इन्वेस्ट स्मॉलर अमाउंट of money than venture capitalists or private equity firms, but they can still provide significant funding and support to early stage company। मतलब बहुत शुरू वाली जो स्टेज होती है ना, वहां पे एंजल इन्वेस्टर काम आते हैं। In addition to providing capital, angel investor can also provide valuable advice, mentoring and industry connections to help startup succeed। तो ये सिर्फ आपको एडवाइस, पैसा नहीं देंगे, एडवाइस भी देंगे, मेंटरिंग भी करेंगे, इंडस्ट्री कनेक्शंस भी लाके देंगे आपको, ताकि आपका स्टार्टअप सक्सीड कर सके। तो ये इनिशियल स्टेज पे जो फंडिंग होती है ना, वो एंजल इन्वेस्टर कहलाते हैं। ओवरऑल एंजल इन्वेस्टर प्ले अ क्रिटिकल रोल इन द स्टार्टअप इकोसिस्टम बाय प्रोवाइडिंग द अर्ली स्टेज कैपिटल एंड सपोर्ट दैट इज ऑफन नेसेसरी फॉर न्यू बिजनेसेस टू गेट ऑफ द ग्राउंड एंड सक्सीड। हाँ, बोल सकते हो, बोल सकते हो। उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो वेंचर कैपिटलिस्ट भी बन गए अब तो, लेकिन जो इनिशियल स्टेज पे इन्वेस्ट करते हैं उनको कहते हैं हम एंजल इन्वेस्टर्स। नेक्स्ट हम आती है बूट स्ट्रैपिंग। गाइस, आपने कई बार सुना होगा बूट स्ट्रैपिंग है मेरा बिजनेस। बूट स्ट्रैपिंग समझते हो? बूट स्ट्रैपिंग तब होती है जब आप अपना ही पैसा लगाते हो, योर ओन मनी, किसी से भी आपने फंडिंग नहीं ली हुई है, आपने फ्रेंड वगैरह से ही पैसे लिए हुए हैं, नो फंडिंग, आपने अपनी इक्विटी नहीं डाइल्यूट करी है। बूटस्ट्रैप, तो बूटस्ट्रैपिंग होती है। बूटस्ट्रैपिंग और बूटिंग रिफर्स टू ए ग्रुप ऑफ मेटाफर्स दैट शेयर अ कॉमन मीनिंग, अ सेल्फ सस्टेनिंग प्रोसेस, सेल्फ सस्टेनिंग, ओन मनी that proceeds without external help. The meaning will vary depending on the context. Bootstrapping is a computing and software development, varies slightly to bootstrapping in business. The commodity is characteristics, ये छोड़ो तुम, ये पढ़ो लाइन। The term bootstrapping comes from the phrase to pull oneself up by one's bootstrap. Bootstrap समझते हो? Bootstrap, bootstrap मतलब फीते से उठा के उसको पुल कर दिया। oneself up by one's bootstrap, bootstrapping का फ्रेज वहां से आया है, मतलब खुद ही खड़े हो जाना अपने दम पे, किसी से पैसा नहीं लिया, फंडिंग नहीं ली, अपने दम पे ही अपने आप को पुल करना और उसी के दम पे अपना बिजनेस शुरू करना। इन अदर वर्ड, bootstrapping is about using the resources at hand to build and grow a business rather than waiting for the external funding to become available। एग्जाम्पल है इसके मेलचिम्प काफी बड़ी कंपनी हो गई अब तो, खैर बूटस्ट्रैप से शुरू हुई थी। इनमो भी आपने नाम सुना होगा, डायरेक्टी, जोहो कॉर्पोरेशन, ये सारे जो हैं वो बूटस्ट्रैपिंग कंपनीज हैं। मतलब इन्होंने किसी से भी एक्सटर्नल फंडिंग नहीं लिया था, इन्होंने खुद ही अपने दम पे अपने बिजनेस को खड़ा किया। तो जो बिजनेस अपने दम पे खड़े हो जाते हैं, अपने पैसे से खड़े हो जाते हैं, उनको बोलते हैं बूटस्ट्रैप कंपनीज। तो ये टर्म आनी चाहिए आपको। अब बूटस्ट्रैपिंग कभी आएगा तो आई थिंक कर पाओगे आंसर। बूटस्ट्रैपिंग आएगा तो कर पाओगे ना अब आंसर क्या होती है। बूटस्ट्रैपिंग मतलब अपना ही पैसा यूज करना। वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होता है? तो मैंने जो एक क्वेश्चन उठाया
उसके तुम्हें सिर्फ क्वेश्चन नहीं करा रहा मैं उसके सारे जो टर्म है, वेंचर कैपिटल, फिनटेक, ये सारे बताऊंगा मैं तुम्हें। वेंचर कैपिटल क्या होता है? वेंचर कैपिटल इज अ टाइप ऑफ प्राइवेट इक्विटी फाइनेंसिंग प्रोवाइडेड बाय इन्वेस्टर टू अर्ली स्टेज हाई ग्रोथ कंपनीज विद द पोटेंशियल फॉर सब्सटेंशियल लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ देके पैसा इन्वेस्ट करेंगे, शुरू में लॉस हो सकता है बट ये लॉन्ग टर्म पैसा देते हैं, ज्यादा पैसा देते हैं। VC firms typically invest in startups and young companies that have a disruptive technology or business model and a high potential for growth and profitability। तो ये जितने भी तुम बड़ी बड़ी कंपनी देखते हो ना, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी देखते हो आप, चाहे अन अकेडमी को उठा लो, किसी भी कंपनी को उठा लो, जोमेटो को उठा लो, ओला को उठा लो, ये सब जो कंपनी है ये पैसा लेती हैं कहां से? वेंचर कैपिटलिस्ट से। VC इसमें इन्वेस्ट करता है। नहीं, VC रेज नहीं करता पैसा। VC raises fund on the basis of business plan of company with more money। VC के पास खुद पैसा होता है यार, VC खुद नहीं रेज करता, आप VC से पैसा रेज करते हो। VC उसके बदले में आपके इक्विटी का कुछ हिस्सा ले लेता है, आपके बिजनेस का कुछ हिस्सा ले लेता है। वो बोलेगा कि मैं तुम्हें 10 करोड़ रुपए दे रहा हूँ या 100 करोड़ रुपए दे रहा हूँ और उसके बदले मुझे 10% बिजनेस दे दो अपना। तो आपसे अपने बिजनेस का कुछ हिस्सा ले लेता है, अभी चाहे आप लॉस में भी हो, ये सोच के लेता है कि ये जो 100 करोड़ मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं ये हो सकता है 10 साल बाद, 20 साल बाद जाके 500 करोड़ हो जाएंगे, क्योंकि उसको ना आपके बिजनेस में ग्रोथ दिखती है। तो ये बहुत लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट होता है और बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। तो VC फंड जो होते हैं, VC कंपनी जो होते हैं वो, हाँ फिजिक्स वाले को भी मिला है VC फंडिंग, सबको मिले हैं, बहुत सारे हैं जितने भी हैं, बड़ी बड़ी कंपनी जो बनी है अभी, स्टार्टअप जो आए हैं, सबको VC फंडिंग मिली है। किसको नहीं मिली है बताओ? जो वहां पे तुम्हें शार्क टैंक में दिखते हैं, लेंसकार्ट या शुगर कॉस्मेटिक, ये जितने भी हैं इन सबको VC से ही तो फंडिंग मिली है, हर किसी को मिली है। नहीं, बहुत मुश्किल होता है यार। 10% बिजनेस सक्सेसफुल होते हैं, आपको पता है? आप जितने बिजनेस में पैसा डालते हो उसमें से हार्डली 10% बिजनेस अगर सक्सेसफुल हो जाए तो ये बहुत बढ़िया माना जाता है रिटर्न आपका। अगर आपने 100 बिजनेस में पैसा डाला तो अगर उसमें से 10 बिजनेस ने भी आपको पैसा रिटर्न करके दे दिया ना, तो ये मतलब बहुत बड़ा सक्सेस माना जाएगा आपका। मेरे जो इन्वेस्टर थे, जब मैंने शुरू किया था तो उन्होंने मेरे को बोला था कि लोकेश, हर साल 100 में से सिर्फ 3 कंपनी ऐसी हैं जो सरवाइव कर पाती हैं, बाकी 97 बंद हो जाती हैं पहले साल में ही, फर्स्ट ईयर में। और अगले साल में उन 3 कंपनी में से भी 2 कंपनी उनमें से भी बंद हो जाती है। मतलब 3 साल के बाद जाके 100 में से 1 कंपनी ही सरवाइव कर पाती है मार्केट में। इतना मुश्किल है नया बिजनेस शुरू करना, पता है आपको ये? तो बहुत मुश्किल होता है बिजनेस में पैसा बनाना, उतना आसान नहीं होता है। चीजें देखने में अच्छी लगती हैं, हमें लगता है कि हाँ ये बिजनेस हो गया, लेकिन हमें तो सिर्फ सक्सेस स्टोरी पता है ना, हमें तो सक्सेस स्टोरी दिखती है कि इसने इतना बिजनेस बना लिया, इसने इतना बिजनेस बना लिया, लेकिन उनमें से सक्सेस स्टोरी कितनी पता है हमें? कितनी पता है सोचो? 10, 12, 15, 20, 1000। लेकिन जो अनसक्सेसफुल स्टोरियां वो लाखों में है, जो पता ही नहीं बिजनेस कब खुले कब बंद हुए उनके बारे में कोई जानता भी नहीं है। अनसक्सेसफुल जो स्टोरी है नोबडी नोज, हमारे सामने जो आती हैं वो सिर्फ सक्सेस स्टोरी आती है, हमें लगता है वाह इसने भी कर दिया, इसने भी कर दिया, लेकिन वो हार्डली 1% है, 1% भी नहीं है, 0.1% है। 99.9% कंपनी बंद हो जाती हैं 3 साल बाद, पता है आपको? तो बहुत मुश्किल है, उतना आसान है नहीं। MBA चाय वाला इट्स अगेन क्या ही है यार, वो मतलब छोटा सा ही है, 1 करोड़ का बिजनेस है उसका, क्या ही है। तो ठीक है, अपने दम पे ही उसने खड़ा किया है। वेंचर कैपिटलिस्ट प्रोवाइड फंडिंग इन एक्सचेंज फॉर एन ओनरशिप स्टेक इन द कंपनी, टिपिकली इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी, जो मैंने अभी आपको बताया था। दे ऑफन टेक एन एक्टिव रोल इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, प्रोवाइडिंग गाइडेंस, मेंटरशिप एंड सपोर्ट टू द हेल्प ऑफ कंपनी अचीव इट्स ग्रोथ ऑब्जेक्टिव्स। सेवरल वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म, बताएं कुछ कुछ के नाम पता है आपको इंडिया में? कुछ कुछ के नाम पता है वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म? फिर मैं बताऊंगा। सिकोया का नाम मैंने बताया, सिकोया इट्स वेरी फेमस, तो सिकोया इंडिया में भी है। और किसी का नाम पता है वेंचर कैपिटलिस्ट? एनी अदर फर्म? नहीं पता ना किसी को? सिकोया कैपिटल इंडिया, सिकोया
Capital India is subsidiary of global firm Sequoia Capital. The firm invests in startup in a variety of sectors, including technology, consumer, and healthcare. It has invested in several successful Indian startup, including Oyo, Zomato, EdTech, जितनी भी कंपनी है उनमें सब में आई थिंक सिकोया मतलब सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करती है. नंबर ऑफ इन्वेस्टिंग कंपनी सबसे ज्यादा सिकोया की ही होंगी. इंडिया में है एसिल पार्टनर्स इंडिया. इसके एग्जाम्पल है फ्लिपकार्ट में इसने इन्वेस्ट किया है, स्विगी में इसने इन्वेस्ट किया है, फ्रेशवर्क में इसने इन्वेस्ट किया है, बेजूस में भी इसने इन्वेस्ट किया हुआ है, सब में. यहीं पे मैंने एडटेक डाला है, एडटेक यही है. नेक्सिस, नेक्सिस ने इन्वेस्ट किया डिलीवरी में, स्नैपडील में, पोस्टमैन में, इसमें नेक्सिस ने इन्वेस्ट किया हुआ है. कल्लारी कैपिटल, दिस इज ऑल्सो वेरी फेमस गाइस. सिकोया के बाद जो दूसरा नंबर आता है वो कल्लारी का आता है. कल्लारी इज वेरी फेमस. Kallari Capital is an Indian VC firm that invests in startup in technology and consumer sectors. The firm has invested in several successful Indian startup including Dream11, Urban Company and Myntra. इसमें कल्लारी का इन्वेस्टमेंट है. नहीं है, इसमें है एडटेक स्टार्टअप जो है उसमें भी है. सब जितने भी हैं, बेजूस है, अन अकेडमी है, इनमें सब में थोड़ा थोड़ा सिक्योर का वो होगा हिस्सा. तो ये कुछ कुछ फर्म के नाम याद रखो. अब तुम्हें ये पूछा जाएगा वीसी की फर्म, तो कुछ कुछ याद रहेंगी, नहीं याद रहेंगी तुम्हें. सिकोया याद रहेगा, कल्लारी याद रहेगा, नेक्सस वेंचर पार्टनर्स याद रहेगा. डिलीवरी को किसने फंड किया है आपको पता होना चाहिए. डिलीवरी की फंडिंग है नेक्सस ने, स्नैपडील, पोस्टमैन, एसएल पार्टनर, फ्लिपकार्ट, स्विगी एंड फ्रेशवर्क्स. तो ये कुछ कुछ नाम याद रखो जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, ये आपको याद होने चाहिए. फिनटेक स्टार्टअप क्या होता है? फिनटेक जो फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं उनको बोलते हैं फिनटेक. जैसे एडटेक होते हैं ना, एडटेक क्या होते हैं? एडटेक होते हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड टेक होते हैं, जो हमने नाम लिए. अन अकेडमी हो गया, बैजू हो गया, और बीच में भी आए थे बहुत सारे. क्या नाम था उसका जो कोडिंग सिखाता था, जूनियर करके था, कुछ नाम नहीं आता मेरे को, व्हाइट हेड जूनियर. ये सब जितने भी हैं वो एडटेक है. ठीक है, वेदांतु है, बहुत सारे. तो ये कहलाते हैं एडटेक. फिनटेक क्या होते हैं? फिनटेक होते हैं जो फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं. फिनटेक that leverage technology to offer financial services to customer in innovative ways. Here are some example of successful fintech startup. fintech बता सकते हो? fintech आप फिजिक्स वाला भी बोल सकते हो, सब एडटेक है. ये सब एडटेक है. ग्रो बिल्कुल सही है एग्जाम्पल, ग्रो बिल्कुल सही है. पेटीएम है, पेटीएम इज फिनटेक. फोन पे है, फोन पे, भारत पे, जितने भी पे वाले निकल पड़े हैं, भारत पे, फोन पे, ये सारे फिनटेक है. फ्लिपकार्ट ने इसको एक्वायर कर लिया था फोन पे को, तो ये भी आपको टर्म पता होना चाहिए. फोन पे को किसने एक्वायर किया है? फ्लिपकार्ट ने एक्वायर किया 2016 में. रेजर पे, रेजर पे इज ए पेमेंट गेटवे दैट इनेबल बिजनेस टू एक्सेप्ट ऑनलाइन पेमेंट फ्रॉम कस्टमर. रेजर पे ये भी बहुत फेमस हो रहा है. पेपाल भी है, पेपाल तो ग्लोबल है. जीरोधा, जीरोधा या ग्रो बोल सकते हो. जीरोधा इज ए टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्टॉक ब्रोकरेज फर्म दैट ऑफर्स लो कॉस्टिंग ट्रेडिंग सर्विसेज टू इन्वेस्टर इन इंडिया. It has disrupted the traditional brokerage model by offering commission-free traders and a range of other innovative services. बहुत सारे यार, बहुत सारे. पॉलिसी बाजार, पॉलिसी बाजार इज ऑल्सो फाइनेंस से रिलेटेड. तो जितने भी फाइनेंस से रिलेटेड है उनको बोलते हैं फिनटेक. पॉलिसी बाजार इंश्योरेंस बेच रहा है, is an online insurance aggregator that allows customer to compare and purchase insurance policy from multiple providers. The company has become one of the largest online insurance market players in India. शेर खान बोल सकते हो, इंडिया बुल्स है, भरे पड़े हैं, मतलब भरे पड़े हैं. तो ये जो एग्जाम्पल यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके तीनों के आंसर हो गए अब तुम्हारे. वेंचर कैपिटल क्या होते हैं, एंजल इन्वेस्टर क्या होते हैं, बूटस्ट्रैपिंग क्या होती है. तो मैंने एक क्वेश्चन उठाया, मैं उसको पूरा तुम्हें डिटेल में समझा रहा हूँ. एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटल, फिनटेक स्टार्टअप, मैंने तुम्हें सारा बता दिया एक ही क्वेश्चन में. तो आपको ये अब टर्म पता होनी चाहिए. तो ऐसे ही मैं क्या करूंगा, जो मेरे सेशन आने वाले हैं उनमें मैं ऐसे ही एक क्वेश्चन उठाऊंगा और उस क्वेश्चन में जितनी भी टर्म्स हैं या जितने भी हमारे फर्दर क्वेश्चन बनते हैं हम उन पे डिटेल में डिस्कस करेंगे. ठीक है. एक और क्वेश्चन था लास्ट टाइम, अगर हम देखें तो ये भी क्वेश्चन था एक. ये वाला क्वेश्चन था एक. इसके सीईओ पूछे थे लास्ट ईयर, इसके सीईओ पूछे थे. मैच कर सकते हो, मैच करना था इनको. ओयो रूम का कौन है?
किस किस का पता है तुम्हें? शुगर का पता ही है, शुगर का तो विनीता पता ही है। और क्या क्या पता है? लेंस कार्ड का पता है सबको, लेंस कार्ड का पीयूष बंसल, ऊपर चला गया थोड़ा फॉरेन बफे की तरफ। लेंस कार्ड का पीयूष बंसल सबको पता है। शुगर शुगर कॉस्मेटिक का विनीता सिंह सबको पता है। ओयो का रितेश अग्रवाल सबको पता है। और बर्कशायर का वॉरेन बफे। ओला का पता है किसी को? ओला का पता है? एनीवन हु नोज द ओला का फाउंडर? किसी को ओला का पता है? किसी को जोमेटो का पता है? नोबडीज। बस तुम ऑप्शन से ही कर पाओगे मुझे लग रहा है, तुम ऑप्शन देख के ही आंसर कर पाओगे, वैसे नहीं पता तुम्हें। या फिर आप सर्च कर रहे हो तुम गूगल पे। भावेश अग्रवाल बिल्कुल सही दर्शन, वेरी गुड। दर्श भावेश अग्रवाल, भावेश 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 या भावेश वो देख लेना। भावेश अग्रवाल। और इसका है दीपेंद्र गोयल, ये किसने बताया? दीपेंद्र गोयल बिल्कुल सही है, दीपेंद्र गोयल। ये देखो सब अग्रवाल भरे पड़े हैं, मेरी कम्युनिटी के हैं ये सारे। दीपेंद्र गोयल, भावेश अग्रवाल, रितेश अग्रवाल, पीयूष बंसल, ये देखो सब सब बनिया कम्युनिटी भरी पड़ी है। बिजनेसमैन एक मैं ही नहीं हूं बस, बाकी सब बिजनेस माइंडेड है। मेरा माइंड ही नहीं चलता बिजनेस की तरफ। बंसल, अग्रवाल, अग्रवाल, गोयल, बिल्कुल। खून में बिजनेस है, खून में। तो अब इसी तरह से ना, जैसे ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था, अब जैसे ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था ना, इसी पे बेस्ड मैं तुम्हें अब अगली क्लास में जब मिलूंगा, जब मैं अगली क्लास में तुम्हें मिलूंगा ना, तो ऐसे ही मैं तुम्हें और कंपनी के सीईओ याद करा दूंगा। जैसे मैंने तुम्हें अभी दो पूछे, ऐसी बहुत हजारों सीईओ हैं, तो मेन मेन कंपनी के लेके ना ऐसी सीईओ याद कर लेंगे, ऐसी उनकी टैगलाइन याद कर लेंगे, ऐसी उनके हम वो याद कर लेंगे, क्या कहते हैं, लोगो, पिक्चर फॉर्मेट में। टाइम अटैक कर सकते हैं, करेंगे यार, देखेंगे, करेंगे। ऐसा नहीं है हमने करा नहीं है, करेंगे दोबारा। तो आई एम श्योर इतना जो पढ़ा समझ में आ रहा है यहां तक, आज जो पढ़ा समझ में आ रहा है। तो थ्योरी के साथ पढ़ोगे ना मजा आएगा तुम्हें, थ्योरी के साथ पढ़ो, क्वेश्चन आंसर मत करो खाली। थ्योरी के साथ पढ़ोगे तो ज्यादा डिटेल में समझ पाओगे। ठीक है, तो इसके जो भी मैं पीडीएफ भेजूंगा वो बना लेना। कुछ कुछ करेंगे यार, कुछ कुछ जो सिलेक्टेड है वो कर लेंगे, वरना लिमिट तो यार कुछ भी नहीं है। हाँ स्पेसिफिक करेंगे और क्या, लिमिट तो नहीं है, मेन मेन जो है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वो कर लेंगे। चलो फिर कल मिलते हैं गाइस, कल मिलते हैं, बाय बाय। हाँ वो चेंज हुआ है अभी, चेंज हुआ है, जो फाउंडर थे वो हट गई हैं, लेडी थी पहले, अब चेंज हो गया है। उसका नाम नहीं याद आ रहा, केतन करके कुछ है, गोयल, केतन गोयल करके कुछ है, वो भी गोयल ही है शायद। चलो बाय बाय। लाइक कर देना सेशन को अगर नहीं किया अभी तक तो।